हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी अभी? यस यस आ रही है, आप बोलिए सर। अभी मैं सभी पार्टिसिपेंट को कहना चाहता हूँ कि आपसे जो जितना हो सके उतना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना करो कि इतना करो। मैं विशाल सर को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन उनके वीडियो देख के मैंने काफी सारा नॉलेज गेन किया है, जो भी मुफ्त में ही किया है। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट को कहना चाहूंगा, आपकी आपके हो सके उतना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तो मैंने किया उतना ही आप करो, जितना हो सके उतना करो। लेकिन वो सभी जो आप डोनेट करोगे वो विशाल सर अपने लिए स्पेंड करने वाले हैं। तो मेरे दिल से दुआ विनती करता हूँ कि आपको जितना हो सके उतना विशाल सर को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अच्छे से अच्छा नॉलेज हमको शेयर कर पाए। आवाज आ रही पे है सर मेरी? करते हैं। और इस सर पे करने का प्लेटफॉर्म क्या है सर, इसको थोड़ा विशाल सर। गूगल पे सर। ओके ओके, तो सर विशाल सर जो नंबर आपका पर्सनल नंबर वही गूगल फोन पे है क्या? हाँ, वही गूगल पे है सर। हेलो, हाँ सर आ वही रहा है सर नंबर मेरी है, आवाज? यस सर वही सेम नंबर है। लेकिन देखिए सर, आप अगर आपके पास ऐसा कंडीशन नहीं है तो आप मत करिए, मैं आपको अगेन रिक्वेस्ट करेगा। नहीं तो हाँ बहुत नहीं नहीं नहीं, मैं सर आपको नहीं कर रहा, आपके सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए मैं हम कर रहे हैं एक्चुअली। आपको पर्सनली मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग हाँ करेंगे। सर। लेकिन जैसा आपको हम लोग को अच्छा सीखने को भी मिल रहा है, तो वो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं सर। अभी सर मैं कहना चाहूंगा, जितना मैंने डोनेट किया है ना सर, वो पूरे दिन का मेरा सैलरी है। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा मत करिए सर, आपका फैमिली से आपका देखिए। ऐसा नहीं। फैमिली जो है नहीं वो पहले इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है आपने किया, नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसा काम किया। ये जो भी है वो भी मैं इसी इम्प्रूवमेंट में यूज करेगा, जैसे कि साउंड इम्प्रूव करना है हमें। क्योंकि देखो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, एक ईयरफोन से कर रहा हूँ। अगर ये आपने जो यूज अभी पेमेंट किया ना, उससे मैं श्योर एक अच्छा सा वॉक जैसा वॉकिंग करते हैं ना, वो पुराना वाला आया है। लेकिन वो थोड़ा और भी अच्छा नहीं है, उसमें मैं ईयरफोन जैसा है लेकिन डालता हूँ तो मुझे आप लोग बोलते हैं उसको रिटर्न जो मिलता नहीं है कि हाँ आप बोले कि नहीं बोले, मुझे इसके लिए फिर उसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे, फिर मुझे कंप्यूटर की आवाज से सुनाई देगा, फिर अगर मुझे बोलना है तो फिर अंदर घुसाड़ना पड़ेगा। ऐसा है। तो हाँ, मैं 6 मंथ तक मैं ऐसा ट्राई किया, 6 तो नहीं 5 मंथ तक, कि एकदम नॉलेज शेयर किया, और इतना नॉलेज शेयर किया, आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प भी मिलेगा इन फ्यूचर। तो आज मैं ये भी एक अच्छा सा अनाउंस करता हूं सर, कि हम लोग यूट्यूब में, भले ही यूट्यूब मुझे पता नहीं है कैसे यूज करना क्या करना, लेकिन आज हम यूट्यूब में 1 लाख पीपल टच कर गए। आज तक का मेरे ध्यान में बहुत ऐसे कम यूट्यूब है जो विथ इन 3 मंथ में, अभी 3 मंथ होने में भी आई थिंक 2 मंथ 2 डेज या 5 डेज बैलेंस है, तब भी हम 1 लाख पीपल को टच कर गए, 1 लाख पीपल से भी ज्यादा निकल गया। लोग बहुत सारा देख रहे, बहुत सारा अच्छा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे लोगों को ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रहा है। और आप आपको सही नहीं लगेगा, मैं आपको रियल बोलता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, उसके बाद ये हमारा गल्फ कंट्री जो सऊदी है, सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री का फोन आता है। सऊदी है, फिर यूएई है, वो बहुत अच्छा, वो लोगों का अप्रिसिएशन है। लेकिन ऐसा मैं ट्राई किया कि हर बार तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ऐसा, क्योंकि मेरे को भी जॉब करना है। तो मैं सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए, जो लोग अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो भी कोई किसी को फोर्स नहीं करना है सर, ऐसा। ओके, अभी हम सेशन स्टार्ट करेंगे, सब लोग आई थिंक ज्वाइन हो गए हैं। एक मिनट सर। मैं सभी को कहना चाहूंगा, जितना हम डोनेट करेंगे वो अपने ही लिए है, विशाल सर के लिए नहीं है। हम तो लोग मैं अगेन दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको हो सके उतना कीजिए। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मैंने किया उतना ही आप करो। सही बात है, थैंक यू वेरी विशाल मच, सर। सही। हम लोग ऐसे करना चाहिए। हाँ, और सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कि आगे बताइए कि जो लोग ये विशाल सर को फॉलो कर रहे हैं, या जो वीडियो ऑनलाइन हो रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। सही सही। विशाल सर कितना मेहनत से हम लोग को सिखाते हैं, इसलिए वो हाँ लोग को भी थोड़ा खुशी सर, खुशी आपसे से दिल देना से मैं चाहिए।
मेहनत करते हो सर। सही बात है, सही बात। ठीक है सर भाई। ओके, आई थिंक हमारा टाइम अभी 2 मिनट बैलेंस है। अभी 2-3 मिनट में अभी बाकी के लोग जुड़ जाएंगे। आप कितना ट्राई करते किया है साहब आपने? ओके, ब्रिजेश सर जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पार्टनर थे लास्ट कंपनी में, हम लोग साथ में काम किया। वो गल्फ कंट्री में थे, सऊदी अरबिया में, पेट्रोफेक से जुड़े थे हम लोग। और ब्रिजेश सर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कैसे काम करता है, उसका इनोवेशन कैसे हुआ, वो कब कहाँ से आया और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें कितना टेम्परेचर है, कैसे उसमें पोरोसिटी पिन होल कैसे जनरेट होता है। अगर हम रूट कोज में जाएंगे ना, तो हमको बहुत सारा चीज डेप्थ में पता चलेगा कि रिपेयर को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाएगा। तो हम लोग आज बहुत सारा डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा लोगों को आलसीपन ऐसा नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो कोई बात नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ट्राई करेगा कि एक स्टोरिकल आपको सुनाऊं, एकदम अच्छे से यहाँ पे लिखा है वही आपको एक्सप्लेन करूं, ऐसा मैं ट्राई करेगा। ओके, अभी आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? कोई थोड़ा क्वेश्चन आंसर का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बाद में हम, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, आई थिंक 4 मिनट है, तो फिर थोड़ा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। हेलो शमशुद्दीन सर, भले भी कुछ भी हेलो। आंसर हो, कोई भी एएसएमई का हो, भले ही सेक्शन 8 का हो, सेक्शन 5 का हो, सेक्शन B31.3 का हो, और सेक्शन 1 का हो, सेक्शन 9 का हो, कोई भी आंसर, हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास 4 मिनट और है। 4 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे। आईबीआर कोड रिलेटेड भी होगा क्या सेशन? हाँ, आईबीआर का मैं किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये सब पता है। मैंने एक्चुअली आईबीआर का बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसा था, लेकिन जस्ट उसका डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू, उसका ये कितना होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना ग्रूव कैसे होना चाहिए, अभी थोड़ा चेंजेस हुआ था तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत सेशन किए थे, लेकिन उसको यूट्यूब में नहीं डाला है। सेक्शन 8 किया था, उसको यूट्यूब में डाला, लेकिन वो एएसएमई वालों ने डिलीट कर दिया है। तो हमारा हर वीक एक एक वीडियो डिलीट होता जाता है एएसएमई से। एएसएमई बाई यूज करता है, एएसएमई यूट्यूब बोलता है, यूट्यूब वाला डिलीट करता है, ऐसा मसला चलता रहता, तो मैं अगेन उसको अपलोड करता हूँ। ठीक है। और यूट्यूब ने सर हमारा वीडियो है ना? मोनेटाइजेशन भी रोक दिया है। वो अभी वीडियो नहीं है, लेकिन अभी का जितना भी मैं एएसएमई का बना रहा हूँ ना, वो पूरा मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ। लेकिन पुराने जो डिलीट हो गए, जब से मुझे पता चला कि एएसएमई डिलीट मार रहा है, तभी तभी का मुझे अभी तक मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी का जितना भी हो रहा है ना, उसका मैं रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ। लेकिन मैं भी रिकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म तक नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो एक वीडियो 3 से 4 GB का बन जाता है, तो ये भी कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। तो उसी की वजह से थोड़ी देर रखेगा, 15 दिन 20 दिन रखेगा, बाद में मैं इसके पुराना लिए वीडियो। एक्चुअली हार्ड इसी वीडियो जब जब से सर आपसे जुड़ा, मैं इसके लिए एक हार्ड डिस्क खरीदा हूँ। तो हमें सर अगर पॉसिबिलिटी है, अगर भरूच लोकेशन में आते हैं तो मिल सकता है क्या सर टोटल? भरूच लोकेशन में चलो, मैं ट्राई करता हूँ, 5-6 दिन के अंदर में आएगा तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है सर। अभी सेक्शन 9 में टेबल 452.1 बी समझना था। 450 2.1 बी। चलो, अभी पहले उसी को निकालते हैं, वो क्वेश्चन का सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ASME देखो, इतना वीडियो में सेव करके रखा है, अभी तो 3 बचा है, बाकी सब मैं डिलीट कर दिया था। आई थिंक रिसाइक्लोबिन में होगा, मैं देख लेगा। सेक्शन 9 QW कौन सा सर बोल रहे हैं आप? T2.1B। एक मिनट में थोड़ा, एक मिनट सर। सर थोड़ा म्यूट कर दीजिएगा आप। या सर। 452.B। ओके, यहाँ पे कोई भी वेल्डर देखो, वेल्डर का जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ वेल्डर, थिकनेस जैसे हमारा थिकनेस आता है ना, वो नॉन एसेंशियल वेरिएबल है वेल्डर के लिए, ठीक है। थिकनेस ऑफ बेस मेटल, दिस इज द नॉन एसेंशियल वेरिएबल फॉर वेल्डर, ठीक है। लेकिन थिकनेस इज एसेंशियल वेरिएबल फॉर WPS। तो अगर यहाँ पे 452 दिया है, तो 452 मतलब 450 से स्टार्ट होगा, 452 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 452 में क्या लिखा है? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, थिकनेस लिमिट ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस मतलब वेल्डर का क्वालिफिकेशन, वेल्डर का क्वालिफिकेशन का मतलब हमारा जो भी वेल्डर है उसका डिपोजिशन, वेल्ड मेटल क्वालिफिकेशन, डिपोजिशन थिकनेस, ठीक है। स्मॉल टी ऑल टाइम यहाँ पे डिपोजिशन वर्ड यूज किया है, ओके। अभी मैं आपको बात करता हूं, आपके पास 12 mm थिकनेस का एक प्लेट है, समझो 12 mm थिकनेस का। आपने वेल्डर को बोला, वेल्डर आपकी बाहर की कंपनी से आया, तो आपकी कंपनी में आप क्या करेंगे? पहले वेल्डर को टेस्टिंग करवाएंगे। अगर आप वेल्डर को टेस्टिंग करवाएंगे तो उसको पहले टेस्ट प्लेट देंगे, ले भाई ये टेस्ट प्लेट, तू वेल्डिंग स्टार्ट कर। तो वो क्या करेगा? समझो आपने 12 mm थिकनेस का टेस्ट पेज दिया, तो बीवेल बनाएगा 12 mm में, फिर वो वेल्डिंग मारना स्टार्ट करेगा, रूट मारेगा, हॉट मारेगा, फिलअप मारेगा, फाइनल मारेगा। लेकिन 12 mm थिकनेस है, वो तो छोटा थिकनेस है, तो उसमें वेल्डर क्या करेगा? रूट मारेगा या फाइनल मार देगा? रूट के बाद सीधा फाइनल मार सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है, मे बी ऐसा किया तो उसका क्वालिफिकेशन बनता है 2 स्मॉल टी, तो 12 इंटू 14, तो 12 दूने 24, मतलब 24 mm तक ही वेल्डर डिपोजिशन कर सकता है। डिपोजिशन यहाँ पे वर्ड में क्लियर यूज कर रहा हूं, डिपोजिशन आप याद रखिए, ठीक है। अभी दूसरी बात, वही 12 mm थिकनेस का प्लेट है, वेल्डर ने रूट मारा, वेल्डर ने हॉट पास मारा, वेल्डर ने फिर फाइनल मारा, मतलब 3 पास मारा, 3 पास या 3 से ज्यादा पास मारा, तो वो वेल्डर क्वालिफाई होगा मैक्सिमम टू बी वेल्ड, नीचे का कंडीशन क्वालिफाई होता है, ठीक है। अभी दूसरी बात, यहां पे लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? ये जो इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, उतना जो मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूं, उसी की वजह से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट मेरा दिख रहा है ना सर? ये जो हाईलाइट किया है उसी की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है, 13 mm एंड ओवर विथ मिनिमम ऑफ 3 लेयर, मिनिमम ऑफ 3 लेयर, 13 mm एंड ओवर, मतलब आपका 15 mm, सॉरी 16 mm का थिकनेस वाला एक प्लेट है, तो उसमें आप मल्टी रन मारेंगे, समझ रहे हैं ना? अगर मल्टी रन मारते हैं, मल्टी मतलब पास मारना, रूट पास, हॉट पास, फाइनल पास, ऐसा मारा तो मैक्सिमम क्वालिफाई होगा। लेकिन वही 14 mm का, सॉरी 16 mm थिकनेस वाला है, आपने रूट मारा और सीधा फाइनल मार दिया, रूट मार के सीधा फाइनल मार दिया, तो 2 ही पास हुआ ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो आपका 16 दूने 32, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ आपका, तो आपका 32 mm ही क्वालिफाई होगा। समझ में आ रहा है कि अभी ऊपर से गया सर? ऑलरेडी मैं ये थोड़ा बहुत समझाया था लास्ट सेशन में, संकेत सर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है हम्म सर, अभी 20 mm का है, हम्म इसमें 4 लेयर में वेल्डिंग किया, हम्म तो वो वेल्डर 50 mm की प्लेट में मार सकता है वेल्डिंग? वो मैक्सिमम टू बी वेल्ड, मैक्सिमम बिल्ड कर सकता है, नो प्रॉब्लम।
समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे वो कंडीशन किस में आएगा, इसमें आएगा। मतलब 20 का आपका प्लेट है, उसने मल्टी लेयर में मारा है, तो मैक्सिमम टू बी वेल्ड आप 200 प्लेट 200 का भी प्लेट देंगे ना, तो उसमें भी 200 तक भी वो डिपोजिशन कर सकता है। समझ रहे हैं बात? एकदम सिंपल। 20 आपका क्वेश्चन ये है कि 20 का प्लेट है, उसमें मल्टी लेयर मारा और मल्टी लेयर हो गया, तो वो वेल्डर कहां तक क्वालिफाई होता है? एकदम सिंपल, वो मल्टी कितना भी मैक्सिमम टू बी वेल्ड कितना भी उसको मारना है उतना मार सकता है। सर समझ मेंशन कैसे करना है? क्या हुआ सर? हेलो, मेंशन कैसे करना है तो? मैं समझा नहीं सर, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ सर, डब्ल्यूपीएस में जो वेल्डर की क्वालिफिकेशन है, जो मैक्सिमम टू बी वेल्ड, हाँ, वो हम कैसे मेंशन करेंगे उसको डब्ल्यूपीएस में? उसमें लिख दो ना मैक्सिमम टू बी वेल्ड, ऐसा ऑल लिख दो। ऑल भी लिखते हैं, कल में ऐसा है तो फोटो भेजेगा आपको, ठीक है? ऑल लिख दो आप। हाँ। ऑल लिख सकते हैं ना भाई आप। मैक्सिमम टू बी वेल्ड मतलब कितना भी थिकनेस मार सकता है, मतलब ऑल मार सकता है, तो उसका मतलब ऑल हो गया ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे सर? नहीं जी सर, कंफ्यूजन नहीं, कल फोटो भेज देना सर, चलो, अभी मैं सेशन चालू ऐसा है कीजिए तो उसके कल बाद। फोटो भेजेगा, लेकिन आज हम थोड़ा सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। हाँ। ओके, ये तो चला गया, रुको अभी वापस निकालता हूँ। हम बहुत दूर आ गए यार, ये बहुत मुश्किल से, ये बुक में है ना, थोड़ा मुश्किल से मुझे निकालना पड़ रहा है। इसमें यहाँ पे आगे वाला दिया नहीं, उसी की वजह से। ये क्या है? हाँ, निकल गया, चलो वही निकल गया। आज हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग का थोड़ा बेसिक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कैसे वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग में पोरोसिटी कैसे आता है। तो उसका मैं थोड़ा मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझाएगा। मैं ऐसा ट्राई करेगा मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा समझने का ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन आंसर, ठीक है? ओके, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग जो है, सीस्विप जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उस लोगों को MMA वेल्डिंग, AA वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है? उसको शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कभी कभी क्वेश्चन लिख देता है, कभी कभी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग भी क्वेश्चन लिख आंसर क्वेश्चन में बोल देते हैं, या फिर क्वेश्चन में 111 ऐसा भी लिख देते हैं। 111 का मतलब भी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। ओके, तो मैनुअल मेटल वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग मतलब आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग पहले आया कहां से भाई? ये इसका इनोवेशन किसने किया? तो इसका इनोवेशन रशिया में हुआ। आपको मैं ये आपको क्यों जरूरी है जानना भाई इनोवेशन? वेल्डिंग इंजीनियर होके आप सीसीबी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इनोवेशन से क्या मतलब है? मतलब ये है कि इन फ्यूचर में भी आप भी साइंस में आगे थोड़ा बढ़ाओ, साइंटिफिकली आप सोचो, मे बी आप ये प्रोसेस को कोई ऑटोमेटिक सिस्टम में भी अप्लाई कर सको, तो आपको एकदम डेप्थ नॉलेज, ये कहां से उत्पत्ति हुआ वहां से लेके अभी करंट सिचुएशन में कितना चेंजेस हुआ, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। रशिया में इसका इनोवेशन हुआ। रशिया में 1888 सेंचुरी के टाइम पे क्या हुआ कि वो रशियन लोग जो थे वो खाली बार का यूज करते थे, ओनली बीच में ऊपर जो फ्लक्स हो रहा है ना वो नहीं था। यहां पे जो खाली जो इलेक्ट्रोड है वो सॉलिड बार है, वैसा इलेक्ट्रोड का यूज करके वेल्डिंग करते थे। और उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे फ्लक्स नहीं था, लेकिन उस टाइम पे शील्डिंग गैस था, ठीक है? बाहर से आर्गन उसको घुसाया जाता था, एक नोजल से एक आदमी पकड़ता था नोजल और वहां से वेल्डिंग होता जाता था, ऐसा था। लेकिन वो प्रोसेस इतना सक्सेस नहीं किया, लेकिन इनोवेशन हुआ, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब इनोवेशन धीरे धीरे होने लगे। ओके, ये क्यों प्रॉब्लम हुआ उसमें? क्योंकि उसमें कभी आदमी नहीं खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा, पोरोसिटी आने का चांस है उसमें। प्रॉपर ये जो हमारा मेटल पूल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और उसमें आपका आर्क इग्निशन प्रॉपर तरीके से नहीं जनरेट हो रहा था, बहुत सारा मसला था। तो 19 सेंचुरी मतलब 1900 में क्या हुआ, क्लेसबर्ग प्रोसेस, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम खाली याद रखिए।
क्लेसबर्ग मतलब ऐसा एक साइंटिस्ट था, उसने ये सब चीज स्वीडन में इनोवेशन किया और यूके में उसका इंट्रोड्यूस हुआ। यूके में फिर क्या हुआ, उसके ऊपर घंट भाई फ्लक्स चढ़ाया दिया गया। फ्लक्स चढ़ाने के बाद पता चला कि उसमें तो अभी भी थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो फ्लक्स के अंदर मैंगनीज डालने लगे, फ्लक्स के अंदर सेल्यूलोज डालने लगे, फ्लक्स के अंदर हमारा जो क्रोम है कभी कभी डालते हैं। तो मतलब ये छोटा छोटा जो भी पार्ट रिक्वायरमेंट है, क्रोम तो नहीं डालते हैं, मैं तो ये गलत बोला, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो भी इम्प्यूरिटी जो है उसको जो जरूरत है वेल्डिंग में, जो कूलिंग सिस्टम के लिए चाहिए, जो सिलिका चाहिए, वो सब चीज फ्लक्स के अंदर इन्वॉल्व करने लगे और लास्ट में हमारा इलेक्ट्रोड बन गया फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। तो उसी की वजह, पहले तो ऐसा एकदम सीधा मुंडी वाला ही अकेला नंगा इलेक्ट्रोड ही था, समझ रहे हैं ना बात। उसके बाद में उसमें इनोवेशन होके धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। ओके, मोस्ट वर्सेटाइल वेल्डिंग प्रोसेस, एकदम शानदार, एकदम बेस्ट प्रोसेस। कहां भी घुसेड़ के आप वेल्डिंग मार सकते हैं, कैसे भी पोजीशन में वेल्डिंग मार सकते हैं, इतना इजी है, कॉस्ट भी उसका कम है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, उसका प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत अच्छा मिलेगा आपको, हीट इनपुट भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा। मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में आपका टेंसाइल टफनेस सब चीज एज पर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मे भी आप प्रॉपर पिलर का सिलेक्ट करके ला सकते हैं। एकदम शानदार मेथड है और उसी की वजह से आजकल मार्केट में 90% जो लोग हैं वो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं, यही प्रोसेस का यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है, एकदम वर्सेटाइल वेल्डिंग प्रोसेस, एकदम शानदार प्रोसेस, उसी की वजह से। एमएमए इज सुटेबल फॉर मोस्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल ऑल्सो। अभी फेरस क्या है, नॉन फेरस क्या है? फेरस मेटल मतलब ऐसा मेटल कि उसमें फेरस पार्टिकल रहेंगे, कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सल्फर और एफईबी पार्टिकल उसमें रहेगा, उसी की वजह से उसको फेरस मेटल बोलते हैं। नॉन फेरस मतलब अकेला नंगा जो है, जैसे कि एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम का प्लेट है, वो एल्यूमिनियम का बड़ा प्लेट रहेगा, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। छोटा प्लेट है वो भी खाली एल्यूमिनियम है तो वो फेरस मेटल है। खाली कॉपर का हमारा जो कॉपर रहता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में जो कॉपर का वायर यूज करते हैं वो प्योर कॉपर है, समझ रहे हैं ना बात। तो वो जो है वो फेरस मेटल है, जिंक है वो फेरस मेटल है, तो ये सब चीज है वो फेरस है। और नॉन फेरस का मतलब जिसमें सब मिक्सिंग वाला है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल मिक्स है, जैसे कि कार्बन शीट, तो कार्बन शीट में क्रोम, मोली, निकल, वेनेडियम, फास्फोरस, ये सब चीज, और ऊपर से एफी, वो सब चीज है, आयरन पार्टिकल बहुत सारे हैं, तो उसी की वजह से उसको फेरस मेटल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल में दोनों में भी SMAW मतलब आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूज होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि नॉन फेरस में साला कौन सा प्रोसेस यूज करूं। फेरस का तो नाम सुना है कि चलो हम आर्क मारते हैं कार्बन स्टील में, लेकिन एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में भी आप आर्क वेल्डिंग यूज कर सकते हैं। ओवर वाइड रेंज ऑफ द थिकनेस, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ थिकनेस, बहुत सारी थिकनेस में भी आप यूज कर सकते हैं। 150 mm थिकनेस है, फिर भी आप लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे आता है ना, मारते रहो मारते रहो मारते, ऐसा मतलब इसका कोई थिकनेस का लिमिट नहीं है। आप कितना भी थिकनेस में आप वेल्डिंग लगा सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, बाकी का वेरिएबल को कांस्टेंट अगर समझे है तो। ओके, इट कैन बी यूज्ड इन ऑल पोजीशन, सभी पोजीशन में यूज होता है, एंड विथ रीजनेबल इजी यूज एंड रिलेटिवली इकोनॉमिकली। ओके, ये एकदम इजी है, कॉस्ट फ्री है, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है ज्यादा। अगर GTAW की मैं बात करूं तो GTAW बहुत कॉस्टली है, उसमें आर्गन यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है, साला ऊपर से कुछ आर्गन में फंस गया तो प्योर आर्गन का सिलेंडर मंगवाना, वो सबको रखना, तो बहुत सारा कॉस्ट मटेरियल है। उसका जो अरेंजमेंट है वो भी थोड़ा कॉस्टली है, उसका जो टॉर्च के अंदर जो यूज होता है मटेरियल वो भी कॉस्टली है। तो अगर हम GTAW की जगह अगर SMAW यूज करते हैं तो वेल एंड गुड और इकोनॉमिकली हमको इजी फायदा करेगा। ओके, द फाइनल वेल्ड क्वालिटी प्राइमरी डिपेंड ऑन इट्स स्किल ऑफ द वेल्डर। ओके, इसमें ये थोड़ा कांड हो गया है कि भाई वेल्ड क्वालिटी जो है वो वेल्डर के ऊपर डिपेंड है। अगर घंट भाई जैसा वेल्डर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर अच्छा वेल्डर आ जाएगा तो अच्छा वेल्डिंग होगा, आलसीपन वाला वेल्डर आ जाएगा तो आपको स्लेक फंसने का चांस है, पोरोसिटी आने का चांस है, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि यार क्या स्लेक को निकालू, मैं ज्यादा करंट लेके मार देता हूँ, स्लेक को थोड़ा साइड में से हटा देता हूँ, ऐसा सोचते हैं लोग। देखो, जो लोग वेल्डर वेल्डिंग करते हैं उसके माइंड ऑफ से आप सोच करेंगे, उसके माइंड से आप सोचेंगे तो मतलब उसके हिसाब से अगर सोचेंगे तो वो तो ऐसा, हम भी ऐसा सोचेंगे, अगर हम भी वेल्डर है तो हम भी ऐसा सोचेंगे, क्या यार ग्राइंडिंग करने का है, जाने दो यार, एक काम करता हूँ, थोड़ा स्लेक फंसा है ना, मैं वहां पे थोड़ा ज्यादा करंट लेके उसको थोड़ा बाहर निकलता हूँ। लोग ऐसा भी है यहाँ पे स्किल वाले कि पोरोसिटी रनिंग वेल्डर में भी निकाल सकते हैं कुछ वेल्डर, ठीक है, कुछ वेल्डर। तो
एसएस ओवर स्मार्ट भी अगर हो जाते हैं तो अगर नहीं निकलता है, वहां पे ग्राइंडिंग नहीं मारते हैं, तो भी वहां पे स्लिक फंसने का चांस है। तो ओवरऑल क्वालिटी इज डिपेंड ऑन वेल्डर का स्किल के ऊपर। Okay, when arc is struck between the coated electrode and workpiece, both surface melt from the weld spool। जब आर्क प्रोड्यूस होता है, आर्क किससे कैसे प्रोड्यूस होता है? ये जो कोटेड इलेक्ट्रोड है आपका, ये यहाँ पे कोटेड इलेक्ट्रोड है वो, और ये वर्कपीस है वो दोनों के बीच में स्ट्रक होगा, वो दोनों के बीच में सर्किट क्लोज होगा, मतलब एक दूसरे के नजदीक आएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप मारेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे जंप मारेगा। तो कल मैं समझाया था हमारा डेली सेशन में कि इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारता है, फिर आगे वाला उसको धक्का मारता है, आगे वाला उसको धक्का। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह चेंज करता है तो वहां पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, अगर वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, हमारा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, तो वो इलेक्ट्रोड जो है वहां पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो हीटिंग की वजह से वहां पे मेल्टिंग होगा, और मेल्टिंग में वो वोल्टेज क्या करेगा, पीछे से वेल्ड मेटल जो स्पूल जो मेल्ट हो गया है उसको धक्का मारेगा। ओके, सॉलिड को भी वो धक्का मारता है, लेकिन सॉलिड तो सॉलिड है, उसकी वजह से वहां पे ही रुकेगा, लेकिन मेल्ट वाले को ज्यादा धक्का पहुंचेगा, तो वो मेल्ट फिर वेल्डिंग जो है वो वेल्ड मेटल के ऊपर गिरेगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है जनरली। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द आर्क इज 6000 सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली। तो जब आर्क जनरेट होता है एसएमएडब्ल्यू में तो 6000 टेम्परेचर तक जाता है, समझ रहे हैं ना बात? 6000 टेम्परेचर मतलब बहुत बहुत डेंजरस चीज है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, अरे यार बेस मेटल का हमारा कार्बन स्टील है उसका तो मेल्टिंग टेम्परेचर 1200 या 1500 ही है, तो ये 6000 कहां से है? तो इसी की वजह से 6000 जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट 1200 है, इसका मतलब पूरा आपका मेटल जो बेस मेटल है उसका पूरा टेम्परेचर 1200 से ज्यादा जाएगा, तभी जाके वो मेल्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पूरा तो नहीं जा रहा है ना, आपको जहां पे वेल्डिंग मारना है वहां पे ही 6000 तक जा रहा है, वहां पे 6000 तक जा रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे से साथ मेल्ट हो गए, एक दूसरे का सॉलिडिफिकेशन करेंगे कूलिंग की वजह से और एटमोस्फेयर की वजह से, या फिर आप ऊपर से आर्गन डाल रहे हैं या ऊपर से फ्लक्स आ रहा है वो उसको कूलिंग करेगा, और वो कूलिंग की वजह से वहां पे प्रॉपर तरीके से अच्छा बॉन्डिंग वाला वेल्डिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, sufficient to the sufficient to the simultaneously melt and parent metal, उतना टेम्परेचर हमारे लिए sufficient है हमारा उसको मेल्ट करने के लिए। कंज्यूमेबल कोर वायर फ्लक्स इलेक्ट्रोड, ओके, कंज्यूमेबल कोर वायर फ्लक्स इलेक्ट्रोड और बेस मेटल, ये दोनों के बीच में जहां पे मेल्टिंग प्रोड्यूस होता है वहां पे 6000 टेम्परेचर जाएगा। ये आप 6000 भले ही आप अभी याद ना रखो, लेकिन इन डे टू डे लाइफ में, इन रनिंग लाइफ में, आप जब जॉब में जाते हैं तो कोई कभी भी आपको पूछ सकता है कितना टेम्परेचर जाता है, तो आपको इतना बोलना है कि भाई एसएमएडब्ल्यू में तो 6000 तक जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 1200 मेल्ट मेटल का है और 6000 जाएगा तो पूरा पिघल जाएगा ना, पूरा नहीं पिघलेगा भाई, जहां पे उसका इफेक्ट होगा वही एरिया में पिघलेगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, अगर 6000 पूरे वेल्ड मेटल का हो जाता तो पूरा पिघल जाता भाई, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स फ्रॉम द गैस एंड स्लैग विच आर प्रोटेक्ट द वेल्ड स्पूल एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सराउंडिंग द एटमोस्फियर। देखो, फ्लक्स फॉर्म गैस एंड स्लैग, आपने देखा होगा व्हाइट धुआं निकलता है। मैं कल भी हमारा परसों का या फिर उससे पहले का, परसों का या उससे आगे वाले का सेशन में हमने डिस्कस किया था कि गैस का व्हाइट धुआं निकलता है। एसएमएडब्ल्यू मारता है ना तो उसमें व्हाइट धुआं निकलता है। वो कहां से निकलता है? वेल्डिंग का ऊपर का जो फ्लक्स है उसमें ऐसा हम चीज डालते हैं ताकि उसमें धुआं निकले, और वो धुआं वेल्ड मेटल स्पूल जो है उसको प्रोटेक्ट करे, वेल्ड स्पूल को प्रोटेक्ट करे एटमोस्फियरिक से। किससे प्रोटेक्ट करे? एटमोस्फियरिक के। एटमोस्फियरिक में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, बहुत सारे उसमें इंप्यूरिटी है, बहुत सारे गैसेज है, उसी की वजह से 100% पूरा होता है। ऑक्सीजन अगर 30% है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, नाइट्रोजन उसका 20% या 10% है, उसके हिसाब से आगे आगे हाइड्रोजन थोड़ा और ज्यादा है, ऐसा करके पूरा एटमोस्फियरिक सराउंडिंग एटमोस्फियर हमारा बना हुआ है। तो उसका जो ऑक्सीजन है वो वेल्ड मेटल में घुसेगा तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा या फिर कार्बन ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन अगर घुसेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर हमारा कार्बन नाइट्राइड या फिर सल्फर नाइट्राइड, मतलब जो भी अगर कोई भी
मेटल प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, कुछ भी चीज नाइट्रोजन अगर यहाँ पे कांड करता है तो वो काला कांडी नाइट्रोजन, वो काला कांडी ऑक्सीजन वेल्ड मेटल के अंदर घुस के बैठ जाएगा और हमारा पोरोसिटी जनरेट होगा, हमारा क्रैक जनरेट। अगर दो पोरोसिटी एक दूसरे के नजदीक है या बहुत सारी पोरोसिटी एक दूसरे के नजदीक है तो फिर वहां पे कभी ना कभी क्रैक जनरेट होगा। तो उसी की वजह से आपको एटमॉस्फेरिक साउंड, एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक है वो वेल्स पूल को आपको बचाना है। तो वेल्स पूल को कौन बचाएगा? स्लेग बचाएगा। स्लेग कैसे बचाएगा? वो गैस भी प्रोड्यूस करेगा, ऊपर से स्लेग भी रहेगा। स्लेग क्या काम करेगा? स्लेग में सिलिका ज्यादा होता है, ठीक है, मैं आपको जस्ट यहाँ पे भले ही नहीं लिखा है लेकिन बोल देता हूं। ओके, सिलिका होता है तो सिलिका क्या करेगा? मोल्टेन स्लेग सॉलिडिफाई, स्लेग जो है वो सॉलिडिफाइंग होगा और वो कूल एंड मस्ट बी चिप्ड ऑफ इन वेल्ड बिल्ड वंस द वेल्ड इज कंप्लीटेड इन रन बिफोर द नेक्स्ट पास ऑफ द डिपोजिशन। ओके, वो स्लेग क्या करेगा? ऊपर ऐसे सॉलिडिफिकेशन करके थोड़ा ऊपर बैठ जाएगा, क्योंकि उसका वेट जो है वो उसका डेंसिटी है, वो उसी की वजह से आप ऐसा सोचेंगे कि भाई स्लेग अंदर क्यों नहीं घुसा, अंदर क्यों नहीं बैठा? अंदर इसके लिए नहीं बैठा क्योंकि उसका जो डेंसिटी की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। कुछ भी चीज का अगर डेंसिटी कम है तो वो ऊपर आ जाएगा। बाकी का अगर आप मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का बहुत हायर डेंस है, उसको पानी में डालेंगे ना, भले ही दोनों लिक्विड है लेकिन फिर भी मर्क्यूरी एकदम जो फ्लोर वाला है ना, पानी जिसमें भी है उसका जो एकदम लास्ट जो पोर्शन है वहां पे जाके बैठ जाएगा। अगर हमारे हाथ में डालेंगे तो वहां पे बैठ जाएगा, अगर हवा में से उछालेंगे तब भी वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे जाएगा, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर आएगा। तो स्लेग का डेंसिटी कम है तो ऑटोमेटिकली ही वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर आके वेल्डिंग के ऊपर कैपिंग जैसा सिस्टम कर देगा, रेनकोट जैसा बना देगा। वेल्डिंग के ऊपर अगर रेनकोट हो गया तो बाहर का एटमोस्फेयर अंदर नहीं घुसेगा, बाहर का जो रेन है वो अंदर नहीं घुसेगा, बाहर का ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं घुसेगा, तो उसके लिए वो प्रोटेक्ट करता है। दूसरा काम क्या करता है? वो जो वेल्ड मेटल है उसको कूलिंग सिस्टम देता है, अच्छे धीरे 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 कूलिंग करता है। एकदम सडनली कूल हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा नहीं करता है, थोड़ा कूलिंग सिस्टम देता है, धीरे धीरे वो कूल होने देता है। तो उससे हमारा वेल्ड मेटल का अंदर का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर बनेगा। ओके, द प्रोसेस अलाउड ओनली शॉर्ट लेंथ ऑफ द वेल्ड। देखो एकदम सिंपल यहां पे लिखा है, द प्रोसेस अलाउज ओनली शॉर्ट लेंथ ऑफ द वेल्ड टू बी प्रोड्यूस बिफोर न्यू इलेक्ट्रोड नीड टू बी इंसर्ट इन द होल्डर। Okay, the process allowed only short length of weld to be produced before a new electrode needed insert the holder। एकदम शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट लेंथ में ये सब चीज वेल्डिंग होता है। अगर आप इलेक्ट्रोड 350 mm का है तो क्या होगा, वो 350 mm का इलेक्ट्रोड अगर वीविंग आप ज्यादा करते हैं तो 60 mm तक ही आप लेंथ में आगे जा सकते हैं। अगर वीविंग अगर स्मॉल करते हैं तो आप 100 mm तक भी जा सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि 350 mm का मेरा लंबा रोड है तो मैं 350 mm तक खींच लेगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल, देखो पॉसिबल तो सब कुछ है लेकिन ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वो लो हीट इनपुट हो जाएगा, उससे लेक ऑफ फ्यूजन आने का चांस है। लेक ऑफ अपना जो हमारा फ्यूजन है प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो वो एक काला कांडी काम हो जाएगा। तो ऐसा आपने मत करिए। ओके, 350 mm है तो एवरेज ऑफ 75 mm का जनरली वेल्डिंग लेंथ होता है। अगर कुछ लोग वेल्डर अच्छा है और ज्यादा ट्रैवल स्पीड ले रहा है तो 100 भी जा सकता है, कम ट्रैवल स्पीड ले रहा है तो 50 mm तक भी हम वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को फिनिश कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड का एंगल कितना होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोड का एंगल है वो 70 to 80 डिग्री होना चाहिए। अगर 70 से 80 डिग्री से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोड का एंगल है तो क्या होगा, कांड ये होगा कि आपका जो स्लेग है वो फंसेगा। कैसे फंसेगा? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोड एकदम सीधा है, समझो सीधा है तो वो स्लेग क्या होगा, नीचे की साइड फ्लो होगा, नीचे की साइड फ्लो होगा और आगे का वेल्डिंग उसके ऊपर आएगा तो मे बी चांस है स्लेग फंसने का। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोड का जो एंगल है ऑल टाइम 75 से 80 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। अगर कम हो गया तब भी कांड हो जाएगा, ज्यादा हो गया तब भी कांड हो जाएगा। कम हो जाएगा एकदम, आप समझो इलेक्ट्रोड को ऐसा सीधा रख के वेल्डिंग मारा तो आपका हीट इनपुट बढ़ जाएगा, आपको ट्रायल स्पीड ज्यादा करना पड़ेगा और आपको WPS फॉलो नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको ये फिगर में आई थिंक मोस्ट ऑफ समझ में आ ही गया है। और वेल्डिंग कैसा होता है, वेल्डिंग मशीन कैसा होता है, ऐसा इतना बड़ा सा लंबा छोड़ा दिखाया है लेकिन आजकल मॉडर्न लाइफ में एकदम छोटा सा, यहाँ पे पड़ा है ना एकदम छोटा सा मशीन, तो ऐसा भी मशीन होता है एकदम पोर्टेबल, जो हाथ में हम वेट एक हाथ से उठा के आगे भी ले जा सकते हैं। वैसा अभी ये जो सिस्टम है वो बहुत ओल्ड सिस्टम है, वो पुराना सिस्टम है, वो हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डिंग भी है। यहाँ पे 1 नंबर है वो वेल्डिंग है, दूसरा है
होल्डर है। ये दूसरा नंबर का जो है ये हमारा होल्डिंग ओवन है। ओके, होल्डिंग ओवन और क्यूवर में क्या फर्क है? क्यूवर मतलब ऐसा चीज क्यूवर मतलब ऐसा चीज को वेल्डर को इलेक्ट्रोड को ट्रैवल करके लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वेल्ड हमारा प्लगिंग सिस्टम रखना, वो सब क्यूवर हो गया। कभी कभी उसको होल्डिंग ओवन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वर्टर पाइप्स पावर सोर्स, इन्वर्ट पावर सोर्स, ठीक है, वो 3 नंबर का है। ये यहाँ पे पावर सोर्स ऐसा है। आजकल ऐसा ही मशीन आ गया है, एकदम छोटा, खाली यहाँ पे घुसाओ, यहाँ पे घुसाओ और पीछे से आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दो तो वेल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन इतना बड़ा अभी बहुत कम लोग यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोड होल्डर, तो 5 नंबर जो है वो इलेक्ट्रोड होल्डर है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड हम फंसाते हैं, ये आपको पता ही है, मुझे यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जल्दी इलेक्ट्रोड होल्डर है, यहाँ पे ओवन है, ये वेल्डिंग मशीन है, उसके अंदर रेक्टिफायर वो सब चीज रहता है, पावर सोर्सिंग सिस्टम रहता है। ये जो हमारा है वो वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड है, ये जो है वो, और ये भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड उसको एक्चुअली वैक्यूम पैक भी आ सकता है और वुडन पैक में भी आ सकता है और ऐसा जनरल भी मिलता है। जैसा पैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, ज्यादा पैसा दोगे तो आपको वैक्यूम पैक मिलेगा, थोड़ा कम पैसा दोगे तो ऐसा वुड में पैक करके, मतलब ऐसा पैक करके सेल्यूलोजिक बॉक्स में पैक करके आएगा। अगर आप और कम पैसा दोगे तो आपको ऐसे खुला भी मिल सकता है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, ये सब चीज कहाँ लिखा है, कैसे किस में पैकिंग करना, कैसे पैकिंग सिस्टम होना चाहिए, एएसएमई सेक्शन 2C एसएफए 5.02 में ये सब चीज क्लियर दिया है कि कितने टाइप का पैकिंग है, कैसे पैकिंग करना चाहिए। सिलिंड्रिकल पैकिंग, कभी आपने देखा होगा कि लंबा चौड़ा फिलर है, फिलर को एक लंबे चौड़ा रहता है, उसमें वुडन पैक रहता है, कभी कभी वो एल्यूमिनियम का या स्टेनलेस स्टील का रहता है, कभी कभी वो कार्बन स्टील का बॉक्स रहता है, कभी कभी उसको वो कागज में फिट करके आता है। तो वो डिपेंड है कैसा करना है, उसके लिए एसएमई सेक्शन 2C है, एसएफए 5.02 है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। ओके, एमएमएडब्ल्यू डूइंग कैरिड आउट यूजिंग अ डीसी एंड एसी। या तो आप डीसी पॉजिटिव यूज करिए, डीसी नेगेटिव यूज करिए, या फिर एसी यूज करिए। पावर सोर्स देखो, पावर सोर्स में 2 पोलरिटी है, एक डीसी पॉजिटिव मतलब स्ट्रेट पोलरिटी, डीसी नेगेटिव वो आपका रिवर्स पोलरिटी। मगर मैं आपको इतना बोल दूं कि आपका आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है उसको जनरली, आपका टॉर्च है उसको डीसी पॉजिटिव में डालना चाहिए, बाकी जो उसका केबल है अर्थिंग केबल उसको डीसी नेगेटिव में डालना चाहिए। ओके, अर्थिंग केबल को अगर आप डीसी नेगेटिव में डालते हैं तो वो वर्कपीस के साथ कनेक्ट होगा, तो वर्कपीस आपका डीसी नेगेटिव हुआ, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो डीसी पॉजिटिव हुआ। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड जाएगा, तो सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव साइड जाएगा, तो आपका फ्लो जो है वो वर्कपीस से आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर जंप करेगा, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर 70% एनर्जी प्रोड्यूस होगा और हमारा बेस मेटल के ऊपर 30% एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ऐसे आगे सिस्टम धीरे धीरे चलता रहेगा। ओके, पावर सोर्स में आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद करते हैं पावर सोर्स मस्ट प्रोवाइड ओसीवी। कोई भी वेल्डिंग मशीन है उसमें ओसीवी होना चाहिए। पावर सोर्स में ओसीवी नहीं है तो आपको शॉक लगने का चांस है। अगर ओसीवी मतलब क्या है, ओसीवी का वैल्यू जनरली 50 टू 90 वोल्ट रहता है। अगर आपका 100 वोल्ट से ज्यादा जाता है तो वेल्डिंग मशीन को आप टच करते हैं या वेल्डिंग मशीन के आपका कुल्ला टिका के खड़े हैं तो आपको शॉक लगने का चांस है। आपका हाथ टिका के खड़े हैं तो आपको शॉक लगने का चांस है। इसके लिए वेल्डिंग मशीन को ऐसा डिजाइन करते हैं, ऐसा उसमें सर्किट फिटिंग करते हैं ताकि उसमें जो वोल्टेज आता है वो 50 से 90 का ही हो। और 50 से 90 का हमारा रीजन क्या है, सेफ्टी पर्पस के लिए। उसी की वजह से उसको ओसीवी ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज में जब वेल्डिंग मशीन बंद है तो उसका वोल्टेज इतना रहता है, वेल्डिंग मशीन चालू है तो उसका वोल्टेज जनरली हमारा जो एज पर डब्ल्यूपीएस है उसके हिसाब से या 22 28 ऐसा करके रहता है, 80 ऐसा करके। ठीक है, ओके, इनिशिएट द आर्क। अभी आर्क आपको जनरेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप आर्क नहीं जनरेट करेंगे, आपका वेल्डिंग पावर सोर्स है वो स्टार्टिंग में अगर करंट ज्यादा नहीं आएगा, धीरे धीरे करंट आएगा तो कांड हो जाएगा, आपका आर्क ही जनरेट नहीं होगा। तो वेल्डिंग मशीन आप ऐसा लेके आओ कि इसमें इनिशियल आर्क प्रॉपर तरीके से जनरेट हो। ये सब चीज मैं क्यों समझा रहा हूँ, ये आपको समझना इसके लिए जरूरी है कि हाई फ्रीक्वेंसी जो वेल्डिंग मशीन है ये सब चीज समझने के बाद ही उसका इनोवेशन हुआ। तो आप भी अगर थोड़ा समझेंगे, अगर इनोवेशन में कोई जाना चाहता है तो कर सकता है, वरना
बेसिक तो हमारे है ही, बेसिक को तो हमको करना ही है। ओके, वेल्डिंग वोल्टेज बिटवीन 20 to 40 एंड मेंटेन ड्यूरिंग आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग। अगर आपका ड्यूरिंग रनिंग वेल्डिंग है तो 20 से 40 के बीच में आपका जनरली वोल्टेज रहता है। ये आपको फंडा याद रखना है, ठीक है। कुछ लोग 28 रखते हैं, कुछ 18 रखता है, कुछ लोग ज्यादा भी रखते हैं, कुछ लोग 40 तक भी जाते हैं, लेकिन आपका ओसीबी जो है वो 50 से 90 होता है। आपका वेल्डिंग जो वोल्टेज है ड्यूरिंग वेल्डिंग वो 20 से 40 होता है। तो आपको याद ये रखना है कि स्टार्टिंग ऑफ द वेल्डिंग में आपका जो वोल्टेज है वो थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आपको उस टाइम पे आर्क जनरेट करना है। तो ऐसा वेल्डिंग मशीन लेके आओ जल्दी से आर्क भी जनरेट हो जाए और तुरंत फटाफट वेल्डिंग स्टार्ट हो। ओके, सुटेबल करंट रेंज एंड टिपिकली सुटेबली करंट रेंज एंड टिपिकली करंट रेंज कितना होता है 30 से 330 से 350। ओके, करंट रेंज आपको कैसे पता चलेगा कितना रखना है? तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा कोड निकालता हूँ तो कोड में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि कोड में क्लियर लिखा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड में आपको कितना रखना चाहिए करंट, वो सब चीज कोड में लिखा है। लेकिन हम लोग, आप इंडिया में क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली बाज कोड गया ऐसे देखने। हमारे डब्ल्यूपीएस में, हाँ डब्ल्यूपीएस तो आपको फॉलो करना ही है, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डब्ल्यूपीएस इज द मस्ट, ठीक है। लेकिन आपको कोड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको कोड पता है तो आप प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग भी मार सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं, मटेरियल साइंस मेटलर्जी के हिसाब से भी ये आगे बढ़ सकते हैं। ये कार्बन स्टील का मैं इलेक्ट्रोड का निकाला है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ कि कौन से इलेक्ट्रोड में कितना करंट होना चाहिए। आई थिंक लास्ट पेज में दिया होगा, मैं समझाया था। आप यूट्यूब में जाके आप चेक भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? भले ही थोड़ा थोड़ा अभी समझो, बाद में दूसरी बार करो तो और थोड़ा डेप्थ में जाओ सर। शमशुद्दीन सर, हेलो हेलो, देखो, हेलो, आवाज आ रही है? कोई चैट बॉक्स में बोल दो हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? ओके, अभी देखिए, हमारा टिपिकल एम्पियर रेंज अगर 1.6 डाया का आपके पास इलेक्ट्रोड है तो आपका करंट जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड में कितना होना चाहिए, यहाँ पे सब चीज दिया है। लेकिन हम कोड कहाँ पढ़ते हैं आजकल, बस कोड गया तेल लेने। हम लोगों को तो हमारा काम करना है, उसी की वजह से लोग कोड में ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीज नहीं चलेगा। आपको, अगर आपको नॉलेज इंप्रूव करना है तो आपको कोड में कहाँ पे कौन सी चीज लिखा है वो भी पता है। अगर 7018 यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन सा डाया का इलेक्ट्रोड है। अगर 4 डाया का इलेक्ट्रोड है तो आपको यहाँ पे 7018 में 4 डाया का जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे आता है, मैं हाईलाइट करता हूँ वो, तो वहां पे आपको इतना करंट लेना चाहिए 130 to 200। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड है उसमें कितना करंट यूज करना चाहिए वो ये सेमी में क्लियर कट दिया है। लेकिन हम लोग आजकल इंडिया में तो ये यूज नहीं होता है, इंडिया में बहुत कम लोग यूज करते हैं कोड को। लेकिन हम लोगों को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि कोड को प्रॉपर तरीके से यूज करना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। कोड में एक भी चीज ऐसा नहीं है कि आप उसको बाईपास कर सको। आप ऐसा नहीं बोल सकते कोड में कहाँ दिया है, ये सब चीज नहीं दिया है। अगर वो नहीं दिया है तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर छोड़ा होगा, ऐसा भी वर्ड लिखा होगा, डिप्लोमेटिक कुछ भी लिखा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोड में ये सब चीज नहीं दिया है यार, आपको कहां से मैं ढूंढूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोड में बहुत सारा चीज दिया है, हम लोगों को उसको फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सुटेबल करंट रेंज जो है वो 30 से 350 एम्पियर होता है जनरली। फिर डाया के हिसाब से आपको कोड में देखना है कितना डाया में कौन सा करंट रखना चाहिए, वो अगर वहां पे चाहिए तो आप देख सकते हैं। ओके, स्टेबल आर्क रैपिड आर्क रिकवरी। ओके, स्टेबल आर्क रैपिड आर्क, स्टेबल आर्क मतलब क्या? स्टेबल आर्क का मतलब क्या? स्टेबल आर्क का मतलब एक बार आर्क जनरेट होता है, फिर जहां तक इलेक्ट्रोड फिनिश नहीं होता है वहां तक आर्क बंद ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्टेबल आर्क। एकदम अच्छा सा फाइन आर्क बनना, एकदम क्या बोलेंगे उसको कि एकदम स्टेबल होना। मतलब एक बार आर्क जनरेट हुआ तो वो जैसे ही आप इलेक्ट्रोड आगे आगे बढ़ाते जाएंगे ना, उस वैसे ही आर्क धीरे धीरे स्मूथली आगे भी बढ़ता जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्टेबल आर्क। अगर अनस्टेबल आर्क को कैसे बोलेंगे कि आर्क थोड़ा जनरेट होता है
फिर थोड़ा बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे जनरेट होता है, फिर टूटक मुटक चलता रहता है, फिर बंद हो जाता है, फिर इलेक्ट्रोड आपका चिपक जाता है, फिर वो पता है ना, आपने देखा होगा कि घुमा ऐसे लेफ्ट राइट घुमा के फिर वेल्डर को इलेक्ट्रोड को निकालता है। तो ये सब चीज अनस्टेबल आर्क है। स्टेबल आर्क का मतलब एकदम शानदार आर्क जनरेट होना, एक बार आर्क जनरेट हुआ तो कंटिन्यू चलना रहना उसको। रैपिड आर्क रिकवरी मतलब आर्क रिकवरी भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर बंद भी हो गया है आर्क तो प्रॉपर तरीके से वापस जनरेट हो जाएगा और विदाउट एनी करंट सर्ज। आर्क री इग्निशन विदाउट एनी करंट सर्ज मतलब कि आपका, चलो आपने 80 एम्पियर आपने करंट लिया, आपका आर्क जनरेट हुआ, कुछ रीजन की वजह से आपका हाथ थोड़ा ऊपर चला गया तो फिर आर्क बंद हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि हाथ को थोड़ा इलेक्ट्रोड को, हाथ मतलब इलेक्ट्रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपका वेल्डिंग जो चल रहा है उसमें आपका इलेक्ट्रोड का आर्क स्टार्ट हो गया, फिर आपके कुछ गलती की वजह से आपके हाथ थोड़ा ऊपर किया, मतलब इलेक्ट्रोड भी थोड़ा ऊपर आएगा तो मे बी लेंथ जो आर्क लेंथ है वो बढ़ जाएगा, आर्क लेंथ बढ़ जाएगा, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो मे बी आर्क बंद होने का चांस है। तो आप तुरंत क्या करेंगे, अरे करंट बढ़ा ऐसा बोलते हैं, करंट बढ़ा, उसका हेल्पर जो रहता है ना वो करंट बढ़ाता है तुरंत, तो क्या होगा, करंट बढ़ाएंगे तो फिर जल्दी से वापस स्टार्ट होगा या वोल्टेज ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगा तो वो बढ़ेगा। तो वैसा नहीं करना है आपको, आप तुरंत फिर नजदीक में ले जाते हैं तो तुरंत वापस आर्क जनरेट होना चाहिए। तो उसी की वजह से यहाँ पे करंट सर्ज लिखा है, करंट को ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक ना करना पड़े, समझ रहे हैं ना, करंट एकदम भाई बढ़ाओ ऐसा ना बोलना पड़े, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। कुछ प्रोसेस ऐसा कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है, कांस्टेंट करंट प्रोसेस, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसएमएडब्ल्यू की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट वेल्डिंग करंट, आपका जो वेल्डिंग करंट है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट करंट प्रोसेस एसएमडब्ल्यू को क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपका जो हाथ है वो अप एंड डाउन होता रहता है, क्योंकि मैंने कल जो सेशन लिया था, डेली सेशन हमारा कल जो हुआ था, उसमें हमने बात किया था कि वेल्डर क्या करेगा, अगल बगल में हाथ घुमाएगा, थोड़ा मुंडी हिलाएगा, अपना बॉडी का खुद का थोड़ा वाइब्रेशन रहेगा, या फिर जॉब में कुछ अलग जगह पे दूसरी जगह पे हैमरिंग हो रहा है तो उसी की वजह से आपका जॉब भी थोड़ा वाइब्रेट करता रहेगा, तो उसी की वजह से आपका जो आर्क लेंथ है, आपका वर्क पीस टू आपका जहां पे आर्क, जहां पे मतलब इलेक्ट्रोड का आगे का जो एरिया है वहां के बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा। एसएडब्ल्यू में अलग है मैटर, एसएडब्ल्यू में तो हम क्या करते हैं, फिक्स रखते हैं वहां पे एक बार मेजर कर लो 8 mm रखना है तो फिर ऊपर नीचे ऐसा करके हमने फिर 8 mm फिट कर दिया, फिर जॉब रोटेट होते लगेगा या 1G पोजीशन में रेलिंग में रहेगा तो वो वेल्डिंग चलता रहेगा और एकदम फिक्स गैप रहेगा उसका वेल्ड पीस टू हमारा, जहां वेल्डिंग बेस मेटल टू हमारा इलेक्ट्रोड जो हो उसके बीच का डिस्टेंस हो वो फिक्स रहेगा एसएडब्ल्यू में। लेकिन एसएमडब्ल्यू में ऐसा नहीं है, वो तो हाथ से मैन्युअल से चलता है, वेल्डर खुद मैन्युअल से चलाता है, उसी की वजह से उसका जो डिस्टेंस है अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसा होता रहता है, कभी कभी टच भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, तो उसी की वजह से वहां पे वोल्टेज जो है वो चेंज होता रहता है। अगर आपका हाथ ऊपर ज्यादा आ गया तो वोल्टेज को, वेल्डिंग को फोर्स मारने के लिए थोड़ा और धक्का लगाना पड़ेगा, इसके लिए वोल्टेज ऑटोमेटिकली मशीन के अंदर बढ़ जाएगा और आप ज्यादा नजदीक घुस गए आपका वेल्डिंग में और आपका इलेक्ट्रोड है वो एकदम नियर टचिंग हो गया आपका बेस मेटल में, तो करंट एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि उसको फिर वहां पे ज्यादा धक्का नहीं मारना है, ऑटोमेटिकली वो धक्का से थोड़ा बहुत मारेंगे तो वो गिर जाएगा, ऐसा होता है। तो उसी की वजह से वहां पे कांस्टेंट करंट प्रोसेस है, वोल्टेज यहाँ पे चेंज होता है, इसके लिए वो वेरिएबल होता है वोल्टेज की वजह से। लेकिन एसएडब्ल्यू में उल्टा है, एसएडब्ल्यू में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोसेस है वो, क्योंकि उसका डिस्टेंस फिक्स रहता है, लेकिन वहां पे करंट है जो है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है, ठीक है। ओके, कांस्टेंट वेल्डिंग करंट जो है वो एसएमडब्ल्यू वैसा प्रोसेस है, द आर्क लेंथ में चेंज ड्यूरिंग वेल्डिंग बट consist electron burn of rate and weld penetration characteristic must be maintained। आपको वेल्डिंग पेनेट्रेशन कैसे लाना है वो आपको देखना पड़ेगा, उसी की वजह से यहाँ पे लिखा है कि वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है उसका जो आर्क लेंथ है वो अप एंड डाउन चेंज होता रहेगा। अगर चेंज होता रहेगा तो फिर आपको डिपोजिशन कभी कभी कोई जगह पे ज्यादा हो जाएगा, कोई जगह पे कम हो जाएगा, अगर आप नजदीक लेके जाएंगे वहां पे डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा, अगर आप दूर हो जाएंगे वहां पे डिपोजिशन कम हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको स्किल वेल्डर चाहिए, वेल्डर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ये वेल्डर को थोड़ा प्रॉपर तरीके से
उसका माइंड ठिकाने रख के या काम करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग वेरिएबल, तो हमको कौन कौन से वेरिएबल आज चैप्टर में डिस्कस करने हैं? हमारा करंट, हमारा वोल्टेज, ट्रैवल स्पीड और हमारा पोलैरिटी और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इतने वेरिएबल जनरली यहाँ पे अफेक्ट करते हैं फॉर वेल्डिंग के लिए, और ये वेरिएबल को हम करंट की बात करते हैं। तो करंट हमारा एज पर इलेक्ट्रोड का डाया के हिसाब से रहता है। कितना करंट लेना है, कितना करंट नहीं लेना है, वो डिपेंड ऑन आपका इलेक्ट्रोड डाया। तो अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा? करंट बढ़ेगा तो आपका हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड। अगर करंट बढ़ा तो हीट इनपुट बढ़ा, हीट इनपुट बढ़ा तो आपका क्या होगा? पेनिट्रेशन एकदम डेप्थ तक जाएगा। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। देखो, the flow of electron through the circuit of the welding current measured in ampere। ओके, आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ज्यादा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे वेल्डिंग में। ठीक है, जब आप आर्क जनरेट करते हैं तो वर्क पीस से आपका इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड से वर्क पीस में इलेक्ट्रॉन जंप मारना स्टार्ट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन अगर जंप मारना स्टार्ट करता है तो उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और वो एनर्जी जो है वो उसी को किस में मेजर करते हैं? करंट में मेजर करते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना भाई, उसको तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई अलग से कुछ नया कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग उसको करंट में मेजर करते हैं, और वो जो करंट है वो एम्पियर में होता है, वो एम्पियर उसका यूनिट है। ओके, अगर एम्पियर बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है तो क्या कांड होगा? करंट अगर आपका बढ़ जाएगा तो आपका डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ेगा, आपका जो पेनिट्रेशन है एकदम डेप्थ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मोल्टेन मेटल पिघल गया है, ज्यादा पिघला है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। वो अगर बेस मेटल में गिरेगा फिर भी उसका कुछ टेम्परेचर रहेगा, तो धीरे धीरे वो नीचे उतरेगा। समझ रहे हैं ना? अगर मैं आपको ऐसा बात करूं, आप जहां पे सो रहे हैं वो गद्दी है, आप जहां पे बेड के ऊपर सो रहे हैं वहां पे गद्दी होता है ना, उसके ऊपर पानी का ग्लास डालिए, तो क्या होगा? जब तक वो पानी नीचे तक फ्लोर तक नहीं जाएगा तब तक मे बी, अगर ज्यादा आप पानी उसको डाल देंगे तो वहां पे जहां पे हमारा वुड है वहां तक वो पानी जाएगा, तो उसको बोलते हैं पेनेट्रेंट होना, एकदम अंदर तक जाएगा। क्यों? अगर थोड़ा ही पानी डालो तो क्या होगा? थोड़ा ही पानी डालो तो थोड़े तक ही रहेगा, एकदम में भी वो वुड है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे करंट में है, अगर करंट का हीटिंग ज्यादा है तो एकदम डेप्थ तक घुसेगा वो वेल्ड मेटल के अंदर, बेस मेटल के अंदर, तो वो पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, अभी दूसरी बात, करंट अगर आपका welding current level is determined by the size of the electrode and manufacturer recommendation and normally operated in range of the current। ओके, अभी दूसरी बात, करंट आपका कम है ऐसा समझो, तो करंट अगर कम है तो आपका वहां पे पेनिट्रेशन कम होगा। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा। आगे बढ़ते हैं। अगर एम्पियर इज लो देन पुअर फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन। अगर आपका करंट लो है तो आपका पेनिट्रेशन भी कम होगा और फ्यूजन कम होगा। फ्यूजन को कम होगा क्योंकि आपका वेल्ड मेटल जो है वो वेल्ड मेटल का स्पूल धीरे 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 ट्रेवल्स किया, आपका बेस मेटल के अंदर घुसा। जैसे ही बेस मेटल के अंदर घुसा लेकिन करंट कम था, उसी की वजह से उसी के अंदर हीट भी कम था, तो वो धीरे धीरे नीचे ट्रैवल करेगा, तो बीच में ही थोड़ा बहुत सॉलिडिफाई हो जाएगा, और बेस मेटल के ऊपर जहां पे पड़ेगा वहां पे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। वो ऐसे फैलेगा नहीं, जिसको फैलना चाहिए था पानी की तरफ में जो बोला अभी एग्जांपल दिया वैसे वो फैलेगा नहीं। उसी की वजह से अगर नहीं फैलता है तो ड्रॉप जहां पे गिरता है वहां पे ही वो सॉलिडिफाई हो गया, तो बेस मेटल को थोड़ा लेके वो उसको हीट होके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए था, वो ऐसा नहीं होगा, उसी की वजह से वहां पे पूर फ्यूजन जनरेट होगा। ओके, इरेग्युलर वेल्ड बीड शेप, अगर एक ड्रॉप वहां पे गिरा फिर दूसरे ड्रॉप आगे गिरेगा, फिर तीसरा ड्रॉप आगे गिरेगा, पांचवा ड्रॉप और आगे गिरेगा, तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ मेल्टिंग नहीं होगा, एक दूसरे के साथ जो पानी जैसे बहना चाहिए ना वैसा नहीं होगा। उसी की वजह से आपका वेल्ड बिल्ड का जो शेप है एकदम सीधा शार्प दिखने में अच्छा वैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पानी का ड्रॉप रहता है ना, वो हवा में आप एक बार देखेंगे थोड़ा सा ड्रॉप गिराइए तो उसका जो एयर में ट्रैवल होता है ना एकदम जमीन के फ्लोर तक, वो जो ट्रैवल होता है फिर फ्लोर में जमीन के ऊपर गिरता है वो बिंदु, वो ड्रॉप, तो कैसे थोड़ा बहुत फैल जाता है, वैसा फैलना चाहिए, लेकिन ऐसा फैलेगा नहीं। ड्रॉप बीच में ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और बेस मेटल पे जाएगा, जहां पे बैठेगा वहां पे ही सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से हमारा शेप जो है एक दूसरे से आगे आगे बैठते जाएंगे, तो शेप प्रॉपर तरीके से घंट भाई जैसे दिखेंगे, आपको बराबर नहीं दिखेगा। उसी की वजह से यहाँ पे लिखा इरेग्युलर बीड शेप। ओके, स्लैग इंक्लूजन
अनस्टेबल आर्क। ओके, स्लैग इंक्लूजन क्यों आएगा? क्योंकि क्या होगा, आपका बेस मेटल जो है, सॉरी आपका वेल्ड मेटल है, करंट कम है। देखो मैं यहाँ पे क्लियर बात कर रहा हूँ, करंट कम है तो क्या होगा, हीट कम होगा। हीट कम होगा तो क्या होगा, वो मेल्टिंग स्पूल जैसे ही नीचे ट्रैवल करेगा, जैसे ही बेस मेटल के ऊपर गिरेगा तो वहां पे स्लैग को ऊपर निकलता है। क्यों? स्लैग मैंने आगे समझाया कि स्लैग का डेंसिटी कम है, तो स्लैग का डेंसिटी कम होने की वजह से वो ट्रैवल करके वेल्ड मेटल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऐसा यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेस मेटल के ऊपर गिरेगा, स्लैग नीचे था, वो उसको ऊपर आने में टाइम ही नहीं दिया, ऑलरेडी सॉलिडिफाई हो गया, जहां पे था वैसे ही बैठ गया। वो जहां पे एकदम कोल्ड हो गया, वो एक ड्रॉप नीचे गिरा तो थोड़ा अगर गर्म रहता, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहता तो स्लैग थोड़ा ऊपर आ सकता था, लेकिन वो जैसे ही जहां पे गिरा वहां पे वैसे ही स्लैग नीचे अगर है तो वो नीचे ही रुक जाएगा। तो स्लैग यहाँ पे स्लैग इंक्लूजन आने का सबसे बड़ा चांस है। ओके, अनस्टेबल आर्क, आपका आर्क भी स्टेबल नहीं होगा क्योंकि करंट प्रॉपर नहीं है। करंट प्रॉपर नहीं है तो आपका ड्रॉपिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं रहेगा, उसी की वजह से अनस्टेबल आर्क होगा। आर्क स्टंबल, आर्क स्टंबल मतलब आपका आर्क जो है वो आपका इलेक्ट्रोड है वो चिपक जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेल्डर लोग जो है इलेक्ट्रोड को चिपका देते हैं, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके निकालते हैं, और बीच में लेफ्ट राइट की वजह से आगे वाला फ्लक्स जो है वो भी टूट जाता है और उसी की वजह से इलेक्ट्रोड वेस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज गलती है वेल्डर का कि करंट पहले से ही उसने ज्यादा नहीं लिया, लो करंट में वेल्डिंग मार दिया। लो करंट में वेल्डिंग मारने से इलेक्ट्रोड में भी चिपक जाता है, तो आपको वो सब चीज ध्यान रखना चाहिए। ओके, क्यों चिपकेगा मैं आपको समझाता हूं। समझो करंट कम है, करंट कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड आप वेल्डिंग मार रहे फिर कभी ऐसा भी हो सकता है ना, मे बी इलेक्ट्रोड आपका वेल्ड मेटल के साथ टच भी हो जाएगा ना, ऐसा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है भाई, होता है, ऐसा होता है। वेल्डर क्या करता है, वेल्डिंग मारता रहता है लेकिन कुछ आगे अगल बगल में हिलेगा अपना वाइब्रेशन की वजह से या फिर खुद कुछ रीजन की वजह से वो इलेक्ट्रोड को वेल्ड मेटल के साथ टच कर देगा। टच करने के बाद करंट अगर कम है तो आगे का जो स्पूल है, आगे का जो वेल्डिंग जो मेटल है, आगे का जो मेल्ट हो चुका है वो बेस मेटल के साथ और इलेक्ट्रोड के साथ टच हो जाएगा। टच हो जाएगा तो वहां पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन हो गया तो वहां पे इलेक्ट्रोड चिपक जाएगा, उसको फिर लेफ्ट राइट करके वेल्डर निकालता है, तो वो गलत बात है। इसके लिए आपको ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। ओके, पोरोसिटी एंड पोटेंशियल आर्क स्ट्राइक। ओके, पोरोसिटी आने का चांस है। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बोला कि कुछ भी एयर अंदर है, गैस है, देखो स्लैग के अंदर गैस है, ठीक है, वो गैस व्हाइट धुआं है, आपने देखा होगा। वो व्हाइट धुआं क्या करेगा, वेल्डिंग मारेंगे फिर वो धीरे धीरे व्हाइट धुआं बाहर निकलता है, फिर बाहर निकलने के बाद स्लैग के बाहर से स्लैग जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें से फिर बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करंट कम है तो क्या होगा, वेल्डिंग में मेटल जाएगा, वैसे ही जैसे ही वेल्डिंग में मेटल जाएगा नीचे का स्लैग फिर क्या करेगा, वेल्ड मेटल का सभी लिक्विड है, फ्लक्स भी यहाँ पे जो स्लैग है वो भी लिक्विड फॉर्म में है उस टाइम पे, और हमारा बेस मेटल है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। फिर दोनों अगर करंट कम है तो दोनों सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा उसको टाइम मिलेगा ना स्लैग को ऊपर आने का, ये टाइम अगर लो करंट में नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम। तो वो ऊपर आने में जैसे ही वो गैस उसमें से रिलीज होता है, वो गैस बीच में से जैसे ही ऊपर चढ़ता है वेल्ड मेटल के अंदर से निकल के वेल्ड मेटल को लिक्विड फॉर्म को काट के फिर बाहर एटमॉस्फेरिक में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये होगा, वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और गैस जैसे ही बीच में से निकलने का ट्राई करेगा वहां पे वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और वहां पे गैस पोरोसिटी जनरेट कर देगा। तो समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? ओके, एम्प्रेस टू हाई, अगर करंट हाई है तो क्या कांड होगा। अगर आपका एम्पीरेज हाई है तो एक्सेसिव पेनेट्रेशन ज्यादा जाएगा। अगर आपका करंट हाई है तो आपका हीटिंग ज्यादा है, हीटिंग ज्यादा है तो मेल्टिंग ज्यादा है, मेल्टिंग ज्यादा है तो जैसे ही मेल्टिंग वो गिरेगा बेस मेटल के अंदर और वो पूरा अंदर तक चिपक जाएगा, एकदम अंदर तक जाएगा। अगर आप, मैं ऐसा ही बोलूं कि आप जहां पे बेड पे सो रहे हैं, आपका जो बेड है उसमें आप एक पूरा बाल्टी पानी डाल दो तो क्या होगा, वो बाल्टी पानी आप एक साइड में ग्लास वाला पानी डालो, ग्लास से पानी डालो, एक साइड में बाल्टी का पानी डालो, तो ग्लास वाला मे बी वो हमारा वुड है वहां तक ही पहुंचेगा और वहां पे पहुंच के फिर वुड के अंदर सूख जाएगा। या फिर यहाँ पे हमारा जो बाल्टी वाला पानी है वो तो वुड को भी बिगाड़ेगा, वुड अगर पूरा भीग जाएगा तो वुड के अंदर तक भी घुसेगा, पेनिट्रेशन समझ रहे हैं ना पानी का। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, एक्सेस पेनिट्रेशन होता है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। बर्न थ्रू,
बर्न थ्रू होने का चांस है। बर्न थ्रू मतलब एकदम हॉल हो जाना। SAW वेल्डिंग को हम जनरली रूट के लिए प्रीफर नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका हीटिंग जो इनपुट है, हीट इनपुट है, वो एकदम हाई है। जैसे ही वेल्डिंग के ऊपर गिरेगा, वहां पे कुछ अगर सपोर्ट नहीं है तो उसको फाड़ देगा, उसको चीर देगा, एकदम हॉल कर देगा, तो बर्न थ्रू भी करने का चांस है। ओके, अंडर कट आने का चांस है। अंडर कट क्यों आएगा? मैं आपको एकदम सिंपल बोलता हूँ। आपका बीवेल है, बीवेल के अंदर आपने वेल्डिंग मारा, वेल्डिंग मारने के टाइप आप जब फाइनल कर रहे हैं, फाइनल वेल्डिंग मार रहे हैं, उस टाइम पे क्या होगा? हीटिंग ज्यादा होने की वजह से वो मेटल बेज वेल्डिंग मेटल वेल्ड मोल्टेन हो चुका है, वो बेज मेटल के ऊपर गिरेगा। फिर बेज मेटल के ऊपर गिरने के बाद थोड़े टाइम वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो जितने टाइम में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो अगल बगल वाले को जो भी वो गर्म करता है, अगल बगल वाले को भी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है। तो कांड क्या होगा? अगल बगल वाले का धीरे धीरे हीटिंग करना स्टार्ट होगा, लेकिन वो सॉलिडिफिकेशन भी होता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे अंडरकट जनरेट करेगा, मतलब एक स्लॉट सा बना देगा। तो समझ रहे हैं ना? उसी की वजह से, हाई हाई करंट की वजह से आपका अंडरकट भी चांस है। स्पैटर, स्पैटर भी चांस है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका वेल्ड मेटल है वो ज्यादा ऊपर से नीचे गिरेगा, लेकिन ज्यादा लिक्विड हो गया है, ज्यादा लिक्विड हो गया तो जो जैसे ही हमारा हम आप देखते हैं कि रेन होता है, रेन, रेन में क्या होता है? एक कोई भी ड्रॉप आपके हाथ के ऊपर पड़ता है तो उसके छोटा सा बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप अगल बगल में बैठ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में है। तो वैसा ही मेटल में होता है, एकदम पूरा लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे ही बेस मेटल के अंदर टकराएगा और एकदम जोर से गिरेगा, और जोर से गिरने के बाद वो उसका बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे, तो वो जो पार्ट है वो स्पैटर है। तो वो भी चांस है आपका हाई करंट की वजह से। पोरोसिटी भी आने का चांस है। ओके, डीप क्रेटर भी आने का चांस है। इलेक्ट्रोड डैमेज होने का ड्यू टू ओवर हीटिंग, अगर ओवर हीटिंग की वजह से आपने देखा होगा इलेक्ट्रोड जैसे ही आप वेल्डिंग मारते हैं तो ज्यादा हीटिंग होता है तो पूरा का पूरा फ्लक्स निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड डैमेज। तो इलेक्ट्रोड डैमेज होने का भी चांस है। हाई डिपोजिशन मेकिंग अ पोटेंशियल वेल्डिंग डिफेक्ट। ओके, हाई डिपोजिशन मतलब आपका अगर करंट हाई है तो डिपोजिशन भी आपका हाई होगा। डिपोजिशन हाई होगा तो आपको वेल्डिंग मेटल का वेल्डिंग मारने में भी कांड हो सकता है। ओके जॉन सर, आपको कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए प्लीज सर। सर ये लो करंट में भी और हाई करंट में भी पोरोसिटी है, वो कैसे आता है? और हमें समझ में कैसे आता है लो पोरोसिटी, लो करंट में आया पोरोसिटी या हाई करंट में आया? ओके, आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें दोनों में लिखा है पोरोसिटी लो करंट में भी आ सकता है, कि लो करंट में आपको समझ में आ गया? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है सर, समझ में आ गया ना लो करंट में। लेकिन हाई करंट का मैं थोड़ा समझा देता हूँ। यस यस। ओके, कभी कभी क्या होता है, लो हाई करंट ऐसा रहता है कि उसमें हाइड्रोजन भी साथ में मैचिंग रहता है ना, कुछ चीज उसके साथ में भी सॉलिडिफिकेशन रहता है ना। हाइड्रोजन का कांड क्या काम क्या है? वो 300 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाएगा तभी बाहर निकलेगा, तब तक बाहर नहीं निकलेगा। तो अभी तो टेम्परेचर गर्म है। अगर अगर हॉट टेम्परेचर में कुछ गैसेज ऐसे है कि वो हॉट में ही रहना पसंद करेंगे, वो बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। अगर वो बाहर कब निकलेंगे? जब वो 300 डिग्री का नीचे का टेम्परेचर आएगा तभी उसको बाहर निकलने में अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं ना बात? तो वैसे गैसेज जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हीट जहां पे ज्यादा है वहां पे रुकना उसको अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि उसका 300 डिग्री का नीचे का टेम्परेचर में वो मेटल को काटता है, मेटल को वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, मेटल से बाहर निकलता है। लेकिन अगर हमारा वेल्डिंग का टेम्परेचर 6000 है, 6000 के बाद 1000 के बाद 500 500 400, ऐसे टेम्परेचर में वो हाइड्रोजन वहां पे ही रुकेगा। समझ रहे हैं ना बात? उसी की वजह से आपका ये चांस है ज्यादा, पोरोसिटी उसमें भी आने का चांस है। ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली लो करंट में ही पोरोसिटी आएगा। अगर हाई करंट में, अगर हाई हीट इनपुट की वजह से, हाई मेल्टिंग होने की वजह से, हाई डिपोजिशन होने की वजह से वो हाइड्रोजन उसमें बैठा रहेगा, वो छुपा रहेगा और वो निकलेगा ही नहीं। जैसे ही टेम्परेचर 300 से नीचे आता है तो सॉलिडिफिकेशन ऑलरेडी 300 के आप जनरली अगर ये देखें तो आपका 1200 से नीचे का टेम्परेचर आता है ना, तो वेल्ड मेटल का सॉलिडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। ओके, तो अगर 300 डिग्री आया, फिर 300 डिग्री के नीचे जैसे ही आता, हाइड्रोजन को तो बाहर निकलना ही है, लेकिन अभी सॉलिडिफिकेशन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा, वो वहां पे ही रुकेगा। तो उसी की वजह से भी पोरोसिटी आता है। सर अभी समझ में आया सर, जॉन सर? हाँ सर, थैंक यू।
ओके, अभी वोल्टेज अगर हाई है तो भी क्या होता है, लो है तभी क्या होता है, ये सब चीज तो मैं समझा दिया। सेफ्टी रीजन ऑफ द ओसीवी इज नॉट एक्सीडिंग 19 वोल्ट, यूजली 50 to 90 जनरली हमारा रहना चाहिए। और जनरली हमारा जो वेल्ड आर्क लेंथ है उसी के ऊपर डिपेंड है हमारा वोल्टेज। आर्क अगर बढ़ा वोल्टेज बढ़ेगा, आर्क कम हुआ तो वोल्टेज कम होगा। आर्क लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। आर्क लेंथ का मतलब ये है आपका वर्क पीस टू इलेक्ट्रोड का आगे का टिप्स है जहां पे आर्क जनरेट होता है, वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस जनरली एसएमएडब्ल्यू में 2 से 6 mm या 2 से 8 mm तक रहता है। एसएडब्ल्यू में हमारा 5 mm से या 3 mm से हमारा 15 mm तक रहता है। जीटीएडब्ल्यू में हमारा टंगस्टन से आपका जो आपका वेल्ड मेटल है उसका डिस्टेंस 2 से आपका 6 mm तक रहता है। ये सब चीज अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो हमको एज पर PQR रखना है। जनरली एक कोड में भी दिखाया गया है कि कितना रखना चाहिए। ओके, कोड में कहा दिखाया गया है, एएसएमई सेक्शन 9 आर्टिकल हमारा 4 जो है उसमें ये सब चीज समझाया गया है। तब आप आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो ऑलरेडी मैं करवाया है, यूट्यूब में आप जाके चेक कर सकते हैं। ओके, अभी डेली सेशन में आज मैं और थोड़ा बात करेगा आर्क वोल्टेज के बारे में। आर्क वोल्टेज अगर लो है, आर्क वोल्टेज लो का मतलब क्या हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोड का आगे का टिप्स है वो और आपका बेस मेटल है वो, उसके बीच में डिस्टेंस कम होना। उसके बीच में डिस्टेंस कम है तो आपका आर्क वोल्टेज लो होगा। आर्क वोल्टेज लो होने की वजह से वोल्टेज लो होने की वजह से वोल्टेज प्रॉपर धक्का नहीं मारेगा वेल्ड मेटल को, तो जहां पे जैसा है वैसे ही वहां पे रहेगा। थोड़ा बहुत एक जल्दी से और मुश्किल से वो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उसी की वजह से आपका पेनिट्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। आपको एकदम डेप्थ तक पेनिट्रेशन घुसना चाहिए, वहां तक नहीं घुसेगा। तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोड स्टबिंग ऑलरेडी मैं समझाया। आर्क वोल्टेज लो है इसका मतलब ये हो गया आपका जो डिस्टेंस है वो एकदम कम है, तो मे बी इलेक्ट्रोड चिपकने का भी चांस है। आपका इलेक्ट्रोड वेल्ड मेटल के साथ चिपक जाएगा, फिर आपको तो पता ही है लेफ्ट राइट वाला चालू हो जाएगा। तो यही मसला है, तो मे बी आपका इलेक्ट्रोड स्टबिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रोड चिपक सकता है। ओके, लेक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट। लेक ऑफ फ्यूजन क्यों? क्योंकि आर्क वोल्टेज लो होने की वजह से आपका हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज डिवाइड बाई ट्रैवल स्पीड। तो आपका वोल्टेज ऊपर है, वोल्टेज लो है तो हीट इनपुट कम है, हीट इनपुट कम है तो आपको तो पता ही है कि वेल्ड मेटल जो आपका मेल्ट होगा वो बेस मेटल के अंदर घुसेगा, लेकिन वो उसका इतना कैपेसिटी नहीं रहेगा एकदम डेप्थ तक घुस पाए। तो जहां पे बैठेगा वहां पे ही वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो वो बेस मेटल को साथ में लेके वो सॉलिडिफिकेशन जो होना चाहिए वैसा नहीं होगा, एक दूसरे के साथ मिलन नहीं होगा, मेल फीमेल का जो मार्केटिंग होता है वैसा यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। जहां पे बैठेगा वहां पे ही वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। उसी की वजह से आपको लेक ऑफ फ्यूजन होने का चांस है। लेक ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? लेक ऑफ फ्यूजन का मतलब ये है कि वेल्ड मेटल का आपका जो फिलर है वो और बेस मेटल आपका जो है वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर टेम्परेचर में प्रॉपर एक दूसरे का लिक्विड फॉर्म बन जाना, उसको बोलते हैं लेक ऑफ फ्यूजन नहीं आना। अगर लेक ऑफ फ्यूजन आना इसका मतलब ये जो आपका बेस मेटल का जो वेल्डिंग है, बेस मेटल का जो मेटल है वो और आपका ऊपर से जो गिरा हुआ है आपका फिलर से या फिर इलेक्ट्रोड से गिरा हुआ वो मेटल है वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा, तो लेक ऑफ फ्यूजन जनरेट होगा। ओके, पोटेंशियल फॉर आर्क स्ट्राइक। आर्क स्ट्राइक का भी कांड हो सकता है क्योंकि जहां तहां भी इलेक्ट्रोड आ सकता है। क्योंकि आप क्या करेंगे संकेत पटेल, एक मिनट में थोड़ा आपके पास आता हूं, लेकिन पोटेंशियल फॉर आर्क स्ट्राइक, आर्क स्ट्राइक क्यों होता है? क्योंकि आपका जो वोल्टेज है लो है, वोल्टेज लो होने की वजह से आप दोनों का डिस्टेंस जो है वेल्ड मेटल और आपका इलेक्ट्रोड वो दोनों का डिस्टेंस जो है कम है, डिस्टेंस कम है, तो आर्क है ना इग्निशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो उसी की वजह से वेल्डर क्या करेगा, वेल्ड मेटल जो है उसको ठक 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 ऐसा करके मारेगा, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को वेल्ड मेटल के साथ टच करके फिर जोर जोर से फटकारेगा। तो फटकारने की वजह से कभी आर्क जनरेट हो जाता है तो वेल्डिंग बराबर चालू हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ऐसा टक 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 जो करता है वो आर्क स्ट्राइक को एकदम आर्क से मारता है, इलेक्ट्रोड से बेस मेटल के ऊपर जो हैमरिंग इफेक्ट करता है, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हुआ तो आर्क स्ट्राइक जनरेट हो सकता है। स्लैग इंक्लूजन आपको पता ही है, सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि वो हीटिंग कम है तो जैसे ही वो बेल मेटल के ऊपर गिरेगा तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो और स्लैग को ऊपर आने का टाइम ही नहीं देगा। उसी की वजह
वजह से सॉलिड इंक्लूजन आएगा। अनस्टेबल आर्क कंडीशन, वो भी आपको समझ में आ गया, आर्क जो है वो आपका प्रॉपर स्टेबल नहीं रहेगा, जनरेट होगा बंद होगा, जनरेट होगा बंद होगा, जनरेट होगा, ऐसा करके रहेगा। ओके, इरेगुलर बीड शेप भी आने का चांस है। ओके सर, अभी आप बोलिए सर। सर, यस सर, संकेत सर। सर वो आर्क स्ट्राइक वाला सॉल्व हो गया। क्या हुआ सर? हेलो। एक क्वेश्चन था सर, हाँ हाँ, आर्क वाला अनस्टेबल आर्क वाला। वो सॉल्व हाँ हो हाँ गया। हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हाँ हैं। वो सॉल्व हो गया। अगर आपका आर्क वोल्टेज हाई है, इसका मतलब क्या होगा? आर्क वोल्टेज हाई है तो क्या कांड हो सकता है आपके वेल्ड मेटल में? ओके, आपका आर्क वोल्टेज हाई है, आर्क वोल्टेज हाई होना मतलब कि आपका जो वर्क पीस है वो और आपका जो इलेक्ट्रोड का आगे का टिप्स है वो, मतलब इलेक्ट्रोड है वो, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? वोल्टेज को ज्यादा धक्का लगाने में ज्यादा वो जनरेट होगा वोल्टेज। वेल्डिंग मशीन में ही ऑटोमेटिकली ये सब सिस्टम है, ठीक है? तो वोल्टेज अगर ज्यादा है तब क्या कांड हो सकता है? कांड एक्सेसिव स्पैटर। आपका वेल्ड, आपका जैसे ही मेल्टिंग हुआ, इलेक्ट्रोड का आगे का टिप्स जैसे ही मेल्ट होता है, फिर वो पीछे वोल्टेज जो है वो जो एकदम फोर्स से धक्का मारता है, तो क्या होगा? वहां से वो चिपक के निकलेगा। वो बेस मेटल जैसे ही एयर में ट्रैवल करेगा, फिर जैसे ही बेस मेटल के ऊपर गिरेगा, तो आर्क वोल्टेज अगर हाई है तो हीट इनपुट भी हाई होने की वजह से वहां पे हीट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। हीट ज्यादा होगा तो मेल्टिंग जो है वो ज्यादा हो, मतलब ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जाएगा। ज्यादा लिक्विड फॉर्म में जाएगा तो जैसे ही बेस मेटल के साथ टकराएगा तो बहुत सारे उसके पार्ट जो छोटे छोटे ड्रॉप टाइप है, एकदम छोटे छोटे, ये ड्रॉप टाइप एक दूसरे में फैल जाएंगे, अगल बगल के बेस मेटल में गिर जाएंगे। तो उसी की वजह से वहां पे एक्सेसिव स्पैटर होता है। पोरोसिटी वहां पे क्यों होता है ऑलरेडी मैं समझाया। आर्क वेंडर, आर्क वेंडर, तो आर्क वेंडर का मतलब कि आपका आर्क वोल्टेज हाई है, इसका मतलब आप जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हाई है। ज्यादा हाई होने की वजह से अगर और ज्यादा हाई हो जाएगा तो सर्किट क्लोज ही नहीं होगा। अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो आर्क बंद होने का भी चांस है, ठीक है? उसी की वजह से। ओके, इरेगुलर बीड शेप, इरेगुलर बीड शेप मतलब प्रॉपर वेल्डिंग नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा हो जाएगा, वेविंग जो प्रॉपर है वो नहीं होगा। स्लेग इंक्लूजन भी मैं समझाया। और फ्लूइड वेल्ड पुल, फ्लूइड वेल्ड पुल मेकिंग पोजिशनल वेल्डिंग डिफिकल्ट। ओके, फिर से, फ्लूइड वेल्ड स्पूल, वेल्ड स्पूल, वेल्ड पुल मेकिंग अ पोजिशनल वेल्डिंग डिफेक्ट। ओके, अभी मैं आपको ये चीज समझाता हूं। अगर आपका फ्लूइडिटी ज्यादा है, फ्लूइडिटी ज्यादा है इसका मतलब आपका वेल्ड बेस मेटल में जो आगे का हीटिंग है, आपका टॉर्च के आगे का जो हीटिंग है वो ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से एक ड्रॉप गिरा, उसके ऊपर दूसरा ड्रॉप गिरा, उसके ऊपर तीसरा ड्रॉप गिरा, सभी हीटिंग है, हीटिंग है, ठीक है? सभी हीटिंग है तो आपको पूरा जहां पे वेल्डिंग आगे भी जा रहा है ना, फिर भी वो पीछे वाला जो मेटल है ना वो आपको हीटिंग वाला दिखेगा, एकदम लावा टाइप दिखेगा, एकदम रेडिश टाइप दिखेगा। जो रोलिंग मिल में जो लोग है उसको ज्यादा ये सब आइडिया आएगा। तो वेल्ड जो फ्लूइड वेल्ड स्पूल जो है वहां पे वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओसीवी का ये ग्राफ है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा दिया है, यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, कांस्टेंट करंट प्रोसेस को ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है? हेलो यस सर, सर। यस सर, यस सर, Hello. हाँ शमशुद्दीन सर, यस। What is the significance of OCV in SMAW? ओके, ओसीवी जो है ओपन सर्किट वोल्टेज, ओसीवी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। तो मैं आपको एक सिंपल फंडा बोलता हूं, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपके बेस मेटल के साथ अभी टच नहीं है, मतलब अगर टच होता, मतलब टच मतलब वो वेल्डिंग स्टार्ट होता तो वो क्लोज सर्किट, मैं ऑल टाइम बोलता हूं क्लोज सर्किट हो जाएगा, तो वो क्लोज सर्किट है। लेकिन यहां पे ओपन सर्किट बोला, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेल्डिंग है वो बंद कंडीशन में है, आपका इलेक्ट्रोड भी दूर है, आपका वेल्डिंग जो स्पूल है या फिर बेस मेटल है वो भी दूर है, एक दूसरे के साथ सर्किट क्लोज नहीं हुआ है। ओसीवी का मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब सर्किट ओपन है। अगर सर्किट क्लोज होता है तो वेल्डिंग स्टार्ट होता है, सर्किट ओपन है तो आपको वोल्टेज जो है वो वेल्डिंग मशीन के अंदर कितना होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से? 50 से 90 होना चाहिए। ओके, अभी आप बोलिए। Yes.
how to say controlled by hydrogen can be MMA process? ओके, आप हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन क्रैक ना आए या हाइड्रोजन पोरोसिटी ना बनाए, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आर्क वेल्डिंग में, ऐसा आप बोल रहे हैं ना SMAW प्रोसेस से। Yes, तो आपका इलेक्ट्रोड जो है, yes, yes, आपका right, इलेक्ट्रोड right. है हाँ, वो हाइड्रोजन पहले तो आता क्यों है, वो हम रूट कोज में जाते हैं। हाइड्रोजन इसके लिए आता है, हाइड्रोजन की लास्ट जो कक्षा है उसके इलेक्ट्रॉन 1 है, क्योंकि आपने देखा होगा आवर्त कोष्टक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा करके पूरा आपका हमारा वो आवर्त कोष्टक है, उसमें हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 4, ऐसा करके आगे बढ़ता है ना। तो अगर हमारा कोई भी हमारा मेटल या फिर हमारा तत्व जो है वो उसकी लास्ट कक्षा में, पहली कक्षा में 0 या 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 या 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 32 या 32 इलेक्ट्रॉन, चौथी में 64, ऐसा करके हमने कॉलेज लाइफ में ऐसे ऑलरेडी किया है। अगर ऐसा होता तो वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ किसी के साथ वो मारपीट नहीं करेगा। लेकिन आप हीलियम को देख लो, तो हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, वो हीलियम आपने कभी सुना है हीलियम ऑक्साइड ऐसा सुना है कभी, हीलियम हाइड्राइड ऐसा कभी सुना है, हीलियम कार्बाइड ऐसा सुना है आपने, नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हीलियम किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेगा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका सर्किट क्लोज है, उसका माइंड एकदम सेटल है, उसका फैमिली एकदम सील है, उसके पास बच्चे है, बीबी है, गाड़ी है, मोटर का सब चीज उसके पास है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से। लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन या तो वो 0 करना चाहेगा तभी वो पैसा वाला बनेगा, या उसका 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। या तो समझ रहे हैं ना बात? तो अभी हाइड्रोजन या तो फुलफिल होगा या तो अंडर। यस, अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, किसी से मार के इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देगा। तो वो चीज एटमॉस्फेरिक में बहुत सारा हाइड्रोजन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक में 10% हाइड्रोजन, 20% नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड 70%, फिर 5% या 2% ऑक्सीजन, ऐसा करके वो आपने देखा होगा कॉलेज लाइफ में, ठीक है। मुझे पता नहीं है लेकिन मैं जस्ट बोल रहा हूं। तो एटमॉस्फेरिक में बहुत सारा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन Yes, yes. सभी क्या करेंगे, सभी को स्टे होना है, सभी को स्थायी होके बैठ जाना है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है, हमारा जो इलेक्ट्रोड के ऊपर का फ्लक्स है उसमें बहुत सारा इंप्यूरिटी है, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, हमारा सेल्यूलोज, वो सभी के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। तो जैसे ही वो हाइड्रोजन जो है वो फ्लक्स ढूंढेगा मार्केट में से, तो फ्लक्स जहां से मिलेगा वहां पे वो बैठ जाएगा। तो हमारा इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स है, वहां के अंदर बैठ के फिर शांति से बैठ जाएगा, किसी को उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बैठेगा। फिर क्या होगा, हम वेल्डिंग मारेंगे तो वो हाइड्रोजन वेल्ड मेटल के अंदर गिरेगा, वोल्टेज क्या करेगा, सभी वेल्ड मेटल स्पूल को, सभी मेटल को थ्रो करेगा बेस मेटल के अंदर। तो बेस मेटल के साथ वो हाइड्रोजन जो बैठा हुआ था एटमॉस्फेरिक वाला, वो भी बैठ जाएगा वेल्ड मेटल के अंदर। फिर वेल्ड मेटल ठंडा होगा, जब गर्म है तब हाइड्रोजन उसमें बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही 300 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर आएगा, हाइड्रोजन वाइब्रेट होना स्टार्ट करेगा, बाहर निकलने का स्टार्ट करेगा। अभी कांड ये होगा कि आपका हाइड्रोजन क्रैक आएगा वेल्ड मेटल में, या फिर आपका हाइड्रोजन पोरोसिटी आएगा। तो ये सब चीज रिमूव कैसे करना है हमें? तो हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हाइड्रोजन दूसरी जगह कहां बैठ सकता है। मैं पहले वो बोल देता हूं, सर आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए। मैं आपको ये बोल देता हूं कि हाइड्रोजन देखो, ऑयल है, डस्ट है, हमारा एटमॉस्फेरिक का कहाँ पे जगह है, मिट्टी है, वहां पे हाइड्रोजन बैठा होगा, वहां पे भी कोई ना कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वहां पे भी हो सकता है। आपका बीवेल है, वहां पे ग्राइंडिंग मार्क्स है कुछ जगह पे, वहां पे कुछ रस्टिंग हो गया है, वहां पे भी कोई उसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वहां पे भी बैठ सकता है। तो उसी की वजह से हम वेल्ड मेटल को जनरली क्लीन करते हैं, हाइड्रोजन को भी नहीं वहां से रिमूव करते हैं। ऑयल है, डस्ट है, वो सब भी चीज भी हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो वहां पे कुछ गलत भी मटेरियल है तो वो भी निकल जाए, फॉरेन पार्टिकल है वो निकल जाए, ऐसा ओके। वहां पे तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड को कैसे क्लीन करेंगे भाई? इलेक्ट्रॉन को भी क्लीन करना चाहिए ना, वहां से भी हमको हाइड्रोजन तो निकालना है ना। तो इलेक्ट्रॉन को क्लीन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम बेकिंग कर सकते हैं। तो बेकिंग करेंगे या फिर उसको हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने से हाइड्रोजन फिर वो एटमॉस्फेरिक में भाग जाएगा, वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो हम वेल्डिंग प्रोसेस जो SMAW प्रोसेस है उसमें हम प्री हीट करेंगे। वेल्ड मेटल है, बेस मेटल है, बेस मेटल को हम थोड़ा हीटिंग करेंगे, तो वहां पे आगे आगे हाइड्रोजन है जो पानी के साथ मिक्स होके कभी बारिश के रूप में, कभी या हमारा एटमॉस्फेरिक के हमारा जो बोलते हैं ना भेज के रूप में,
तो वो सब चीज के रूप में भी मेटल के ऊपर बैठा हो तो उसकी वजह से थोड़ा हम हीटिंग करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि समर हमारा ये विंटर सीजन है उसमें हम थोड़ा गर्म करते हैं ना, तो पानी पानी जैसा, हमको पानी दिखता नहीं है लेकिन थोड़ा गर्म करेंगे ना बेस मेटल को तो थोड़ा थोड़ा पानी जैसा दिखेगा। तो वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर वहां पे बैठे हुए हैं, तो उसी को हम वेल्डिंग मारने से पहले उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये हम सबको ये प्री हीटिंग करना है, उससे हम क्लियर कर सकते हैं। SMAW का जो इलेक्ट्रोड है उसको प्रॉपर तरीके से हम स्टोरेज करके, अगर वैक्यूम पैक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वैक्यूम पैक नहीं है तो उसको हमको बेकिंग करके करना है। ओके, मैं थोड़ा हमारा दिखा देता हूं कहां पे लिखा है ये सब चीज कोड में। ठीक है, देखिए ये जो है क्या क्या लिखा है, टिपिकल स्टोरेज ऑफ ड्राइंग कंडीशन टू कवर द आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, टिपिकल स्टोरेज एंड ड्राइंग कंडीशन टू कवर द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम 7018 कहाँ पे है हमारा, जनरली मैं सभी की बात कर रहा हूँ लेकिन 7018 यहाँ पे है। तो उसको ड्राइंग कितना डिग्री में करना है, 260 से 425 डिग्री में। कोड वैसा बोलता है उसको इतना हीटिंग करना चाहिए, यहाँ पे 1 से 2 आवर्स तक हीटिंग करना चाहिए। उसके बाद स्टोरेज ओवन में आपको कितना हीटिंग रखना है, 30 से 140 डिग्री सेल्सियस। तो इतना आपको ये सब चीज करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब चीज नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन आपके एटमॉस्फेरिक वाला वो इलेक्ट्रोड के अंदर बैठ जाएगा, इलेक्ट्रोड के अंदर बैठ जाएगा तो आपका क्रैक आने का या फिर पोरोसिटी आने का चांस है। ओके, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रैवल स्पीड, सर समझ में आ गया ना, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, शमशुद्दीन सर। हाँ, कंटिन्यू, गो हेड सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं आपको बात करता हूं ट्रैवल स्पीड। ट्रैवल स्पीड ज्यादा हो जाएगा तब भी क्या कांड हो सकता है, ट्रैवल स्पीड कम होता है तब भी क्या कांड हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ट्रैवल स्पीड द रेट ऑफ द वेल्डिंग प्रोग्रेशन, वेल्ड प्रोग्रेशन मतलब वेल्डिंग आगे कितना बढ़ा वो। ठीक है, द थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द हीट इनपुट इज देयरफॉर द मेटलर्जिकल और मैकेनिकल कंडीशन। हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड है। तो ट्रैवल स्पीड अगर फास्ट है तो आपका हीट इनपुट लो है, अगर ट्रैवल स्पीड हाई है तो आपका हीट इनपुट लो है, और ट्रैवल स्पीड आपका कम है, एकदम स्लो है, तो आपका हीट इनपुट हाई है। तो आप यही एक ही फंडा याद रखिए, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस। ठीक है, ये फंडा आप याद रखिए। ओके, अभी ट्रैवल स्पीड फास्ट है, ट्रैवल स्पीड फास्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो हीट इनपुट है वो लो है, क्योंकि ट्रैवल स्पीड आपका फास्ट है इसका मतलब हीट इनपुट लो हो गया ना। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ट्रैवल हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज डिवाइड बाय ट्रैवल स्पीड, ऐसा हमारा हमने कल के या डेली के 3-4 सेशन से हम यही बात कर रहे हैं। तो अगर आपका ट्रैवल स्पीड हाई है तो पूरा फॉर्मूला जो है वो लो होगा, तो हीट इनपुट भी हमारा लो होगा। अगर ट्रैवल स्पीड आपका हाई है, एक मिनट में गलत बोला, सॉरी, आपका ट्रैवल स्पीड अगर हाई है, ठीक है, ट्रैवल स्पीड अगर आपका हाई है तो आपका हीट इनपुट कैसा बनेगा, लो बनेगा। समझ रहे हैं ना बात, हीट इनपुट लो बनेगा। ओके, ट्रैवल स्पीड इज फास्ट, ट्रैवल स्पीड फास्ट तो हीट इनपुट लो, हीट इनपुट लो तो नैरो एंड थिन वेल्ड बीड, मतलब एकदम पतला सा वेल्डिंग आएगा, एकदम छोटा सा। वीविंग आप नहीं करेंगे, क्योंकि वीविंग नहीं करेंगे तभी आप आगे बढ़ रहे हैं ना फास्ट ट्रैवल स्पीड के। अगर आप वीविंग करते जाते हैं तो आपका ट्रैवल स्पीड स्लो होता, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रैवल स्पीड फास्ट होने की वजह से आपका जो एकदम पतला सा वेल्डिंग आएगा, एकदम स्मॉल सा वेल्डिंग आएगा, फास्ट कूलिंग। अगर स्मॉल वेल्डिंग आएगा तो हीट इनपुट आपका लो है, हीट इनपुट लो होने की वजह से आपका जो कूलिंग है वो भी जल्दी हो जाएगा, फास्ट कूलिंग हो जाएगा। स्लैग इंक्लूजन, तो आपका हीट इनपुट आपका लो है, तो मैं आपको बोला कि वेल्डिंग जैसे ही नीचे गिरेगा तुरंत सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, वो स्लैग को ऊपर आने के लिए टाइम ही नहीं देगा, तो स्लैग इंक्लूजन आने का चांस है। अंडरकट भी आने का चांस है, क्योंकि आपका जहां पे वेल्डिंग गिरेगा एकदम पतला सा लाइन में, वो पतला सा लाइन वाला आप आगे निकलते जाएंगे तो अगल बगल का वो जो हीटिंग है उसी की वजह से वहां पे अंडरकट जनरेट करेगा। पुअर फ्यूजन, प्रॉपर तरीके से बेस मेटल को भी पिघालेगा नहीं, वो खुद भी नहीं, वो खुद थोड़ा बहुत पिघल के वहां पे चिपक जाएगा, लेकिन वो पूरा बेस मेटल को साथ लेके जो उसका कोलैबोरेशन होना चाहिए वैसा नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, पुअर पेनिट्रेशन होगा, पेनिट्रेशन भी नहीं होगा। ओके, लो ट्रैवल स्पीड हो गया तो क्या होगा, कोल्ड लैप, कोल्ड लैप का मतलब स्पेटर आना,
अगर आपका स्लो ट्रैवल स्पीड है तो वो कोल्ड लैप भी आने का चांस है, और एक्सेस वेल्ड डिपोजिशन ज्यादा होने का चांस है, क्योंकि आप ट्रैवल स्पीड हाई है, सॉरी ट्रैवल स्पीड स्लो है, इसका मतलब आप वीविंग ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका हीटिंग ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो आपका जो वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है वो ज्यादा पिघल रहा है, ज्यादा पिघल रहने की वजह से आपका डिपोजिशन ज्यादा होगा। ओके, इरेगुलर बीड शेप आपका अंडरकट भी आ सकता है, ठीक है। पोलैरिटी ऑलरेडी मैं समझाया, दो टाइप के हैं, डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी, डीसी नेगेटिव पोलैरिटी। ओके, पोलैरिटी विल डिटरमाइन ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द वेल्डिंग आर्क एंड द preferred polarity in MMS system and preliminary electrode being used and desired property of well। आपको कैसा प्रॉपर्टी चाहिए उसके हिसाब से आपको आपका पोलैरिटी डिसाइड करना चाहिए। डीसी पॉजिटिव में डालता है तो जनरली जो यूज करते हैं वही, जो हम अभी तक बात किया वही, लेकिन अगर आप डीसी नेगेटिव में डालते हैं तो कांड ये होता है कि आपका जो वेल्डिंग सर्किट है वो तो क्लोज होगा, क्योंकि आपका डीसी नेगेटिव में आप इलेक्ट्रोड को डाला है, तो डीसी पॉजिटिव में आपने वर्क पीस को डाला है, तो इलेक्ट्रोड का फ्लो डिफरेंट डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, आपका इलेक्ट्रोड से लेके वर्क पीस में घुसेगा, तो उसी की वजह से कांड ये होगा कि आपका जो हीटिंग है वो ज्यादा जनरेट होगा बेस मेटल के अंदर, और हीटिंग कम जनरेट होगा आपका वेल्ड मेटल, आपका जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम सिंपल है, एसी में भी डाल सकते हैं। एसी में आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपको रट्टा मार लेना है, कैसे रट्टा मारो आप देख लो, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है। द करंट alternates in weld circuit flowing first in one direction then other, which with AC the direction flow change 100 to 120 times per second। ये याद रखना है, 50 to 60 साइकिल पर सेकंड, ये याद रखना है, ठीक है। वो कैसे याद रखो आप जानो, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसको ये क्वेश्चन आएगा। ओके, टाइप्स ऑफ कंज्यूमेबल, तीन टाइप्स के कंज्यूमेबल है, रूटाइल कंज्यूमेबल, बेसिक कंज्यूमेबल और हमारा सेल्यूलोज कंज्यूमेबल। रूटाइल कंज्यूमेबल में कांड ये होता है, हमारा अगर ज्यादा वेल्डिंग मारना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमारा एवरेज चाहिए, हमको ज्यादा भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं चाहिए और हमारा एवरेज प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमको रूटाइल इलेक्ट्रोड यूज करना चाहिए। रूटाइल इलेक्ट्रोड का फायदा ये है, हमारा विस्कस थोड़ा फायदा ये है, हमारा जो पेनेट्रेशन डिपोजिशन है एकदम अच्छा सा आएगा, बहुत ज्यादा फास्ट प्रोडक्टिविटी मिलेगा आपको। लेकिन प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि वो विस्कस स्लेग है एकदम चिकना है, ठीक है, मतलब चिकास जैसा है, ठीक है, विस्कस है, तो आपका ये थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, पोजिशनरी वेल्डिंग पॉसिबल इन फ्लूइड स्लेग कंटिन्यूअस लाइट। देखो ओवरहेड में अगर आप रूटाइल इलेक्ट्रोड को यूज करना चाहेंगे तो नहीं होगा, रूटाइल इलेक्ट्रोड वन टाइप ऑफ पाउडर फॉर्म में भी रहता है, तो आपको जस्ट हीटिंग करते जाओ, आगे के पहले ग्रूव है उसमें पाउडर पूरा डाल दो, फिर आप हीटिंग करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो पाउडर सॉलिडिफिकेशन होगा और फिर वो वेल्ड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसा होता है। तो आपको ये कांड हो सकता है, आपका ओवरहेड पोजीशन में वो पूरा पाउडर नीचे गिर जाएगा, आपके माथे के ऊपर आएगा, आपको आंखों में गिरेगा, तो आपको ये सब चीज देखना पड़ेगा। ओके, इजीली रिमूवेबल स्लेग, आपका स्लेग थोड़ा इजीली रिमूवेबल हो सकता है, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रोड में कांड ये होता है, आपको इलेक्ट्रोड का जो इजीली रिमूवेबल नहीं है, ठीक है, स्लेग जो है वो डिफिकल्ट है बेसिक इलेक्ट्रोड में, इसके लिए हमको ग्राइंडिंग करना पड़ता है, फाइलिंग मारना पड़ता है, वो सब चीज का मसला है, और आलसीपन की वजह से कुछ लोग ग्राइंडिंग नहीं मारते, उसी की वजह से स्लेग इंक्लूजन आने का चांस है बेसिक इलेक्ट्रोड में। ओके, लो हाइड्रोजन ऑफ वेल्ड मेटल, वो लो हाइड्रोजन है, उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजन उसमें ज्यादा बैठने का चांस है। ओके, लो हाइड्रोजन वेल्ड मेटल उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि 100 ml में 100 ग्राम में 15 ml से कम हाइड्रोजन होता है, वो 15 ml से कम होता है, 100 ग्राम में 15 ml से कम हाइड्रोजन होने की वजह से उसको बेसिक इलेक्ट्रोड मतलब लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। लेकिन सेल्यूलोज में ऐसा नहीं है, सेल्यूलोज में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन, 70% में भी हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन सेल्यूलोज का बहुत अच्छा काम है, वो उसका रूट प्रॉपर तरीके से आता है, रूट एकदम शानदार आता है, एकदम फर्स्ट क्लास आता है, उसके लिए क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में सेल्यूलोज ज्यादा यूज होता है। ओके, रिक्वायर्ड हाई वेल्डिंग करंट एंड स्पीड, आपको करंट स्पीड एंड हाई वेल्डिंग आपको करना पड़ेगा। पुअर बीड प्रोफाइल, उसका बीड प्रोफाइल जो है वो कनकेव या कन्वेक्स में भी हो सकता है, कन्वेक्स ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा। समरी ऑफ SMAW ये सब चीज है, लेकिन ये कभी टाइम मिलेगा तो मैं कभी करवाएगा। टिपिकल वेल्डिंग इनपरफेक्शन, उसमें थोड़ा इसमें देख लेते हैं, हमारा इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है वो भी पता है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है वो मैं दिखा देता हूँ, आपका प्रोडक्टिविटी है, देखिए ये क्वेश्चन आपको आएगा। When compared with a semi-automatic welding process, MMA has a low
OF and approximately 30%, एंड मैनुअल सेमी ऑटोमेटिक मिग मैग ऑफ जो वेल्डिंग है उसमें 60%, और हमारा ऑटोमेटेड जो सिस्टम है उसमें 90% आपको प्रोडक्टिविटी मिल सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशल थैंक यू टुडे, आपने जो मुझे, कौन है ये हमारा, थैंक यू वेरी मच सर, स्पेशल थैंक्स फॉर संकेत पटेल सर, जिसने आज अच्छा सा पेमेंट किया। मुझे पता नहीं है, बहुत से वो अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे सेशन को क्लोज करता हूँ। मुझे पता नहीं है आपको कितना करना चाहिए, लेकिन संकेत सर ने पेमेंट किया, और ठीक है। और हम वही पेमेंट को जनरली हमारा इसी लाइफ में यूज करेंगे, जैसे ईयरफोन अच्छा सा लेंगे और अच्छा सा नॉइस को डिलीवर करेंगे, क्योंकि नॉइस का डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा आता है। वाईफाई अच्छा सा सेटअप उसका प्लानिंग करवाएंगे हम, तो उससे हमारा नेटवर्क भी कम शॉर्टेज हो, ऐसा। और हम यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड स्पेशल थैंक यू फॉर संकेत हेलो पटेल सर। सर। यस सर सर। सर थैंक यू सर, गुड नाइट। यस शमशुद्दीन सर। हाँ सर, सर हाउ अभी टू जो द कैलकुलेट आर्क एनर्जी सर? वो जो हम लोग जब बिल्डिंग मारता है, इसका आर्क एनर्जी और हीट इनपुट और वोल्टेज करंट, ये सब कैलकुलेट जो करते हैं, किस किस लिए करते हैं, किस बेस पे और कैसे? इसका थोड़ा डीपली नॉलेज चाहिए था। ठीक है, आप आर्क एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? जी सर जी, वो वो किस बेस पे मैं कैसे आपको करते हैं, रिकॉर्डिंग क्या उसका भेजेगा, बिल्डिंग से मैं रिलेटेड है? पूरा उसका रिकॉर्डिंग किया है। और ओके। रिकॉर्डिंग आपको मैं आई थिंक कल या फिर हाँ, परसों, कल कल भेजा था आई थिंक। उसी में है आर्क एनर्जी कैसे कैलकुलेट, मैं थैंक्स उसको वेरी मच सर। एग्जाम्पल के सर साथ समझाया है। 2 से 3 एग्जाम्पल लिए हैं, और उसमें मैं समझा के फिर वो ओके वीडियो मैं ऑलरेडी मैं आई थिंक ओके आपको शेयर ओके। किया है, या विवेक सर को शेयर किया है। तो विवेक सर से आप ले लीजिए आर्क एनर्जी कैसे कैलकुलेट, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन आएगा, आपको मैं बोल देता ओके। हूँ अभी से। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन उसके ऊपर कैलकुलेशन के आएंगे। हाँ गुड इवनिंग 100% सर, वो तो आएंगे। गुड इवनिंग सर। विशाल जी। सर, गुड इवनिंग। और जस्ट आया। सर, ये इस बुक्स में दिया, सीसी 3.1 में ऐसा कुछ दिया क्यों नहीं दिया है? है सर, आपने वो लेक्चर है मिस ना, किया सर, वो ऑलरेडी आर्क दिया है। एनर्जी दिया यस हुआ सर। है। दिया है, आर्क एनर्जी इक्वल टू बी इंटू सी अपन ट्रेवल स्पीड इंटू 1000 दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, मैं कल रीड कर रहा था, हो सकता है मेरे से मिस हुआ हाँ हो, आई क्योंकि थिंक क्वेश्चन अच्छा आपका सर, मिस। फेरस और नॉन फेरस से रिलेटेड थोड़ा आपको। ठीक है, मिग मैग वेल्डिंग आएगा उस टाइम पे मैं आपको ये सब चीज फेरस एंड नॉन फेरस का थोड़ा ज्यादा डेप्थ में आपको समझाएगा। मिग मैग वेल्डिंग में एकदम ओके अच्छा। सर, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए, ठीक है आर्क सर। एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज करंट अपॉन ट्रैवल स्पीड। इसी के ऊपर आज मेरा पूरा जो सेशन था ना, वो मोस्टली आज इसी के ऊपर था। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद हीट इनपुट है, हीट इनपुट इज इक्वल टू आर्क एनर्जी इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन जनरली हमको याद ही रखना है। थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो 0.6 टिक के लिए, प्लाज्मा के लिए 0.6, और एसएडब्ल्यू के लिए 100% मतलब 0.1 है, बाकी सब के लिए 0.8 है। तो उसके आपको पहले आर्क एनर्जी 0.8। कैलकुलेट करना है। आर्क एनर्जी इनटू आपका कौन सा प्रोसेस है उसका कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको दिया नहीं जाएगा, वो आपको याद रखना है। जैसे कि मैग वेल्डिंग है, उसका यहाँ पे देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन में किधर भी थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं ठीक दिया है गया सर, है। आप बता चुके हैं मेरे से, माइंड से। जी, राइट राइट। हाँ। ओके ओके सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है सर? राइट। सर म्यूट कर दीजिएगा फिर। ओके सर, गुड नाइट ओके, सर। गुड गुड नाइट, नाइट थैंक सर। यू। नाइस विशाल सर। सर। यस सर। सर विवेक सर। मेरा एक यस क्वेश्चन सर। है, हीट आप इनपुट सर, हीट हार्डनेस और टफनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है सर? हार्डने क्या क्या, मैं समझा नहीं सर। हीट इनपुट का हार्डनेस और टफनेस पर क्या इफेक्ट पड़ता यस, है? आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये याद रखिए, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस। लो टफनेस हाई ओके। हार्डनेस, हाई ओके, हार्डनेस। ये फंडा आप है ना रट्टा मार लीजिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। आप लिटरली, आपको फ्यूचर में भी या फिर कभी भी ऑन जॉब पे प्रैक्टिकल भी आप काम करेंगे ना, तो आपको यही याद रखना, हाई हीट इनपुट लो टफनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस। ठीक है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि आपका ट्रैवल स्पीड एकदम हाई है,
तो ट्रैवल स्पीड हाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंडा बनता है यहाँ पे एकदम छोटा सा बनेगा। एकदम छोटा सा अगर ये फंडा बनता है तो हीट इनपुट इज इक्वल टू जो हीट इनपुट बनेगा वो छोटा बनेगा। हीट इनपुट छोटा बनेगा तो लो हीट इनपुट वहां पे हुआ, तो आपका लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस हो गया। समझ रहे हैं ना आप? तो आपका हार्डनेस हाई होगा, लो हीट इनपुट हाई हार्डनेस, हाई हार्ड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेटलर्जी की बात करें तो लो हीट इनपुट से क्या होगा, मैं आपको मेटलर्जी पॉइंट ऑफ व्यू समझा दूं। जैसे ही आपका वेल्ड स्पूल वेल्ड मेटल पे गिरेगा तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगल बगल वाला जो है उसको क्या करेगा, सडन शॉक देगा। सडन शॉक कैसा देगा, वो जैसे ही बेस मेटल के ऊपर गिरेगा अगल बगल वाले को तुरंत हीट करेगा, तुरंत वो ठंडा खुद भी हो जा रहा है तो हीट देके फिर गर्म कर दे, गर्म करके फिर कूल हो जाएगा वो। तो उसी की वजह से हमारा हीट इनपुट हीट अफेक्टेड जोन है वहां पे क्या कांड होगा, उसके जो उसके जो पार्टिकल है, उसके जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है उसको वो सडनली तोड़ेगा, फिर उसको बोलेगा ठीक है अब आप करो, लेकिन तब तक तो वो ठंडा हो गया होगा, तो उसी की वजह से वो बड़ा का बड़ा रह जाएगा। तो आपका जो साइज है वो बड़ा रह जाएगा। आपका साइज अगर बड़ा रहता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपका हार्डनेस जो है वो हाई होता है। वो हाई हार्डनेस की वजह से ये सब चीज मसला होता है। तो यहाँ पे हीट इनपुट के ऊपर ही सब चक्कर है। हमारा WPS बनाने का भी हीट इनपुट के ऊपर ही सब चक्कर है कि वेल्डिंग मेटल जो है उसको कैसे मेल्ट करे, कैसे मेल्टिंग में मेल्ट होके घुसाए वेल्ड मेटल के अंदर, कैसे प्रॉपर स्ट्रेंथ ले लाया जाए। सब चीज अगर देखा जाए तो हीट इनपुट के ऊपर डिपेंड है। और हीट इनपुट के ऊपर कौन कौन से डिपेंड है, पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिपेंड है। टफनेस प्रॉपर्टी, बैंड प्रॉपर्टी, वेल्डिंग प्रॉपर्टी, हमारा इंपैक्ट प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना बात? ऐसा है। ओके सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। संकेत पटेल सर। यस सर। सर दो लोग बोल रहे हैं। एक काम करिए संकेत पटेल सर, थोड़ा आप रुक जाइए। दुर्गा प्रसाद सर प्लीज बोलिए। सर ये टफनेस का थोड़ा एक बार क्लियर करेंगे, हीट इनपुट का और टफनेस का रिलेशन कैसे? ओके, हीट इनपुट और टफनेस का ऑलरेडी मैं हम लोग एक सेशन किया था, यही डेली सेशन में। आई थिंक आप थे लेकिन नहीं भी थे तब मैं वीडियो आपको सेंड कर देगा, ठीक है? वरना मैं यूट्यूब में पार्ट 3 करके अपलोड करेगा, ठीक है? आप यूट्यूब में आप जाके देख लीजिएगा। ओके सर। टफनेस और आपका हीटिंग वो उसमें क्या डिफरेंट है उसके लिए मैं 1 आवर्स तक पूरा कंप्लीट समझाया है। अगर आप वो प्रीफर करेंगे, देखो 10 मिनट के लिए मैं तो जल्दी जल्दी बोल देगा, लेकिन उसमें क्या होगा, कुछ गंड भाई भी हम लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, दूसरे लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि आप मैं जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेगा उसमें आप देखिए। मैं आई थिंक कल मॉर्निंग में करेगा, चलो, या फिर कल लंच में करेगा वो वीडियो अपलोड, उसमें आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टफनेस प्रॉपर्टी क्या है। अगर और भी आपको डेप्थ में टफनेस के अंदर जाना है तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इंपैक्ट टफनेस ऐसा करके 2 पार्ट बनाया है, तो मैं तीसरा पार्ट कल अपडेट करेगा। तो 2 पार्ट तो कम से कम आप देखिए तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और कल जो मैं अपलोड करेगा तो और आपको और डेप्थ में क्लियर होगा। यस सर, यस संकेत सर। यस सर। मैं बाकी लोगों को कहना चाहता हूँ कि हो सके उतना विशाल कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि उनको मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मोटिवेट किया मुझे भी, आपने भी मोटिवेट किया क्योंकि आपने कुछ पेमेंट किया तो सबके लिए, और हमारी पूरी ये जो टीम है उसके लिए अच्छा है कि हम लोग में कुछ अच्छा सा डिलीवर करेगा, ठीक है सर? संकेत जी थैंक यू वेरी मच। जरूर सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। ओके भट्टाचार्य सर, थैंक यू। ओके हसमुख सर, थैंक यू। कल हम ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, GTAW थोड़ा करेंगे तो उसमें थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे कल, ठीक है सर? हेलो यस सर। सर। सर जो मैंने कल ये इतना जो कल आपने सेशन करवाया था, मैंने उसके 2 वीडियोस मुझे मिले, मैंने उसको किया। मुझे एक डाउट ये हाँ, है हाँ।
कि जब भी हम गैप कैसा मेंटेन करते हैं सर, हम किस मेजर से आप गैप मेंटेन इसका करेंगे? सर क्योंकि जब हमको वेल्ड करना है, रू जब दो बेस मेटल का हम गैप मेजर करते हैं ना हम्म सर, रूट गैप, हम्म तो हम कैसे मेजर करेंगे सर? वो मेजर करने के कैसे लिए मेजर करेंगे हम? टेपर गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। चलो, टेपर गेज करके इंस्ट्रूमेंट आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टेपर गेज से आप जनरली गैप को आपको मेजर करना है। टेपर गेज में क्या होता है, उसका वैसे ही बनाया गया है उसको, ताकि हम जैसे ही गैप के अंदर घुसाएंगे उसको, तो हमको वहां पे 1 mm 2 mm 3 mm ऐसा करके हमको समझ में आ जाएगा। ओके, मैं थोड़ा कैलिब्रेशन में जाना था यार, इसको गलत निकाल दिया। और इसमें सर इलेक्ट्रोड का रोल है कोई गैप मेंटेन करने के लिए? क्योंकि अगर गैप कम है और हम मोटा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं साइज का, नहीं नहीं, आप तो वो भी इफेक्ट किसका करेगा गैप ना की सर? बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोड टू बेस मेटल का गैप की बात कर रहे हैं, या फिर आपका रूट फेस जो है मैं उसकी बात है, रूट गैप की बात कर रहे हैं? मैं अभी रूट फेस की बात रूट कर रहा गैप हूँ, की फिर बात कर उसके रहे हैं बाद ना? नेक्स्ट मेरा रूट गैप की बात हाँ कर रहा हूँ देखो, अभी सर। आप यहाँ पे हाइलो गेज है ना, हाइलो गेज, उससे भी आप गैप मेजर कर सकते हैं। ये एक चैप्टर है उसका अलग से, तो वो भी मैं समझाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे देख रहे, क्लियर है बात, दिखाया है। एक मिनट, ये देख रहे यहाँ पे हाइलो गेज, हाइलो गेज में यस सर, हाई लो है, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे अलाइनमेंट। ये जो चीज है ना, मैं आपको थोड़ा मोटा कर देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो चीज है ना, इसमें नंबरिंग सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे ऐसा जो है ना वैसा है। तो अगर आप यहाँ पे 3 mm तक अंदर घुसा तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, या अगर 4 mm घुसा तो यहाँ पे 4 नंबर। जितना यहाँ पे दोनों साइड टच हो जाएगा उसको इतना अंदर घुसाना है। तो आप अगर रूट गैप, जो इसका नाम है रूट गैप हाइड्रो गेज भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। रूट गैप से आप हाइलो गेज से रूट गैप मेजर कर सकते हैं, उतना घुसाएंगे तो यहाँ पे मेजरिंग सिस्टम रहेगा। यहाँ पे 3 mm का गैप है, ऐसा करके आप विजुअली फिर आंखों से देख सकते हैं। ओके सर, लेकिन बट सर एज पर वेल्ड के हिसाब से हम कैसे प्रिफर करेंगे? हमको इतना एमएम ही गैप इस पे एज पर रखना है। हमारा डब्ल्यूपीएस में जितना है उतना हमको करना पड़ेगा। डब्ल्यूपीएस में अगर 2 से 8 mm का दिया है तो हमको 2 से 8 mm के बीच में ही गैप रखना है। फिर हम 1 mm नहीं रख सकते, हम 9 mm नहीं रख सकते हैं। हम लोगों को डब्ल्यूपीएस को ही फॉलो करना है। डब्ल्यूपीएस में सब चीज क्लियर मेंशन किया रहता है, वो कंपलसरी है इसके लिए। ओके सर, ओके ओके, सर, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू। सर श्योरली बोलिए सर। एकदम छोटा सा भी क्वेश्चन है फिर भी बोलिए, तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, मे बी आई थिंक डेप्थ में जाके समझाएगा। है कि हम फेराइट क्यों करते हैं सर एसएस में? एसएस में चेक करते हैं सर। सर आपकी आवाज कट रही है सर। एसएस में क्या करते हैं? एसएस में सर फेराइट नंबर हम चेक करते हैं, वो किस लिए करते हैं सर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। चलो, मैं आपको एक फेराइट नंबर का कुछ 5.28 निकालूं। चलो 28 निकालते हैं। ये किसके लिए है? लो इलेक्ट्रोड के लिए है ना। 5.9 होगा आई थिंक। रुको, 5.9 निकालते हैं। फेराइट नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील बार, ठीक है। देखो, स्टेनलेस स्टील में हम लोग जनरली फेराइट नंबर को मेजर करते हैं। फेराइट नंबर को क्यों मेजर करना है, तो यहाँ पे क्लियर बात दिया गया है कोड में कि आपको फेराइट नंबर इसके लिए मेजर करना है, उसमें फेरस पार्टिकल कितने हैं। अगर ज्यादा है तब कांड हो जाएगा, आप ज्यादा नहीं रखना है फेरस पार्टिकल। तो कोड में कहाँ लिखा है कि कितना फेराइट किसमें रखना है? तो कोड में यहाँ पे फेराइट इन वेल्ड डिपोजिशन ऐसा करके लिखा है। तो फेराइट हमारे इलेक्ट्रोड में नहीं है, बेस मेटल में नहीं है, तो साला घुस कहाँ से जाता है? बाहर का एटमॉस्फेरिक के, या एटमॉस्फेरिक से, या फिर हमारा वेल्ड मेटल बेस मेटल है उसके ऊपर से उसके अंदर घुस जाता है। हमें फेराइट कितना रखना चाहिए जनरली एज पर 1992 के हिसाब से? ओके सॉरी, 1992 के हिसाब से हमको कितना रखना चाहिए, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं अगर आता है तो। 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखिए, WCR 190
1992 डायग्राम के हिसाब से हमें फेराइट इन स्टेनलेस स्टील में जनरली 12 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 12 से कम है तो वेल एंड गुड। अगर 309 इलेक्ट्रोड है तो उसमें 12 होना चाहिए। अगर हमारा 347 है तो उसमें 10 फेराइट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसमें 308, 309, 347 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 11 कोई आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि 11 इसमें फेराइट है तो आपको रिजेक्ट करना, वो सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि 300 का सीरीज जो है उसमें the filler metal deposition composition of the bar metal wire and general tends to cluster around, एक मिनट थोड़ा बड़ा करता हूं, around the midpoint of available chemical range. Thus the potential ferrite for 308, 308L and 347 approximately 10 FN and 309 के लिए आपको 12 FN से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज आपको याद रखना। 316 में आपको का 5 NE है, ठीक है। तो फेराइट इसके लिए हमको मेजर करते हैं कि बाहर का कुछ भी केमिकल जो लोचा है वो घुसा तो नहीं है ना हमारे बेस मेटल वेल मेटल में के अंदर, तो उसी की वजह से फेराइट आपको चेक करना बहुत जरूरी बन जाता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। ओके, और कुछ का ऐसा कोई क्वेश्चन है सर? सर गुड